हाँ जी। जय हिंद एवरीवन। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने एनसीईआरटी की मैराथन देख ली होगी, जो एंशियंट हिस्ट्री की मैंने डाली थी। दिस इज पार्ट 2, दिस इज मेडिवल हिस्ट्री मैराथन। होता क्या है ना, एनडीए के पेपर की हम बात करें तो 11th-12th के जो एनसीईआरटी होते हैं वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये एनसीईआरटीज जो हैं ये थोड़ी सी मतलब हैफजर्डली प्लान्ड है। मतलब प्लान एक्चुअली कह ही नहीं सकते कि इसमें मतलब स्टोरीज लिंक नहीं है। तो ये मैराथन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी उस बच्चे को जिसने पहले थोड़ा बहुत ही पढ़ रखा होगा। बाई चांस किसी ने नहीं पढ़ रखा है तो इस छोटी छोटी वीडियोस में, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 1.5-2 घंटे की वीडियो है, पूरी मेडिवल कराऊंगा मैं, राइट है। तो उतने में एक बात की श्योरिटी दे सकता हूं कि अगर पेपर मुश्किल आएगा तो डेफिनेटली इनमें से चीजें फंसेंगी। बिकॉज मुश्किल चीजें जब भी बना रहा है एनडीए में यूपीएससी, वो यहां से बना रहा है बिकॉज यहां पे ऐसी चीजें जो नॉर्मली हम नहीं पढ़ाते हैं, राइट। तो बस एक तो आप सबसे ज़रूरी काम, मेरे एफर्ट्स को थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए बाय शेयरिंग द वीडियो, बाय लाइकिंग द वीडियो, बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, पिछली बार वाले एनडीए की बात करें, अगर मुझसे पूछ ले कि सर सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आए थे, तो मैं बोलूँगा बच्चे मेडिवल हिस्ट्री से आए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बार मेडिवल से आते हैं, लेकिन पिछली बार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेडिवल हिस्ट्री से आए थे और वो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड थे, राइट। तो चलो लेट स्टार्ट द, सबसे पहले तो थ्रू द आई ऑफ ट्रेवलर्स, चैप्टर का नाम है, चैप्टर 5 पहला चैप्टर है। ओके, तो ट्रेवलर्स, मैंने आपको वैसे भी ट्रेवलर्स पढ़ाए होंगे, जैसे इसमें हम पर्टिकुलरली 3 ट्रेवलर्स के बारे में बात करेंगे, उनके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन ट्रेवलर्स की इंपॉर्टेंस क्यों है इतनी ज़्यादा? भाई देखो, आज के टाइम पे आप बैठे हो मॉडर्न दुनिया में, टेक्नोलॉजिकल से, जो पूरी टेक्नोलॉजी से क्या बोलते हैं भरी हुई दुनिया में, राइट। आपको आज अमेरिका में क्या चल रहा है सब पता है। पहले ये सब चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी। पहले ट्रैवलर्स होते थे जो एक्चुअली बताते थे किसी एक राजा को कि भाई उस एम्पायर में क्या चल रहा है, राइट। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंस आज ट्रैवलर की है वो ये है, ट्रैवलर जा रहा है, जो वो देख रहा है वो लिख रहा है, उससे आज हमें ये पता लग रहा है कि उस टाइम पे सोसाइटी कैसी थी। उसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस आज हमें समझ में आ रही है उनकी किताबों से, राइट। ये सबसे बड़ी चीज है कि हमें, वरना हमें उनके सिस्टम देखो, नॉर्मली क्या होता था, जो राजा ने कोई किताब लिखवाई सपोज करो, तो राजा हमेशा किताब अपने फेवर में लिखवाएगा, राइट है। अच्छी अच्छी चीजें, राजा की एडमिनिस्ट्रेशन, फलाना ढिमकाना, लेकिन एक्चुअल रियलिटी हमें कैसे पता लगेगी? वो कोई आम बंदा बताएगा। वो आम बंदा ट्रेवलर हुआ करते थे, तो इनकी रिस्पेक्ट ही बहुत हुआ करते थे, सारे राजा महाराजा बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बिकॉज द वर्क दे वर डूइंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, राइट। हम विजयनगर में पढ़ेंगे अब्दुल रज्जाक समरकंदी के बारे में, ठीक है। एक डिप्लोमेट जो कि हेरात से आए थे, उनके बारे में विजयनगर एम्पायर में बताऊंगा इसी वीडियो में। तो पॉइंट इज, उनके राइटिंग से हमें पता लगा अबाउट विजयनगर एम्पायर, उसमें क्या हुआ करता था, कैसे सिस्टम फॉलो हुआ करते थे, राइट है। अच्छा, हम इसमें पढ़ेंगे अल बरूनी के बारे में। मैंने सारी हाईलाइटेड चीजें, मतलब एक जगह वो, मतलब आपको सिर्फ पीडीएफ के नाम पे सिर्फ हाईलाइटेड कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, उससे पे काम चल जाएगा, ओनली हाईलाइटेड थिंग्स। और वही चीज मैं भी यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूँ। अल बरूनी जो कि उज्बेकिस्तान से आए थे, इबन बतूता जो कि मोरक्को से आए थे, एंड फ्रांसिस बर्नियर जो कि फ्रांस से आए थे। ये 3 बंदे हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इनके रूल्स प्रॉपर अच्छे तरीके से देख के हम पढ़ेंगे। ओके, धीरे 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 पढ़ते हुए अल बरूनी के बारे में। अल बरूनी की द वेरी फेमस बुक किताब उल हिंद, ये किताब थी जिन्होंने लिखा, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ मेडिवल हिस्ट्री जो आज के टाइम पे हमारे पास है। अल बरूनी आज के टाइम के उज्बेकिस्तान में ख्वारिज्म जगह है, वहां से बिलोंग करते थे, ठीक है। जब महमूद गजनी, उन्होंने जब इन्वेड करा यहाँ पे, वो बेसिकली वो पार्ट गजनवी एम्पायर के अंडर आता था, तो इसलिए दिस इज हाउ वो गजनी के साथ जुड़ गए। फिर जब गजनी ने यहाँ पे भारत में अटैक करा तो वो उनके साथ वो भारत आ गए। बहुत ही पढ़े लिखे बंदे थे वो, ठीक है। मतलब उन्होंने अपनी लाइफ घूम घूम के पूरी बिताई है, बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते थे वो सब चीज़ें। जब पंजाब गजनवी एम्पायर का पार्ट बना तब वो इधर आ गए, लोकल लैंग्वेज सीखने के लिए वो इच्छुक हुए। उन्होंने मतलब अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा पार्ट यहाँ पे बिताया, जिसमें उन्होंने संस्कृत सीखी, रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल टेक्स्ट को पढ़ा, ब्राह्मणिकल सोसाइटीज में रहे, वो जाना क्या चलता है, वही सारी बातें आज उन्होंने लिखी, ठीक है।
अरेबिक लैंग्वेज में है, तो उस टाइम के हिसाब से एकदम सिंपल एंड लूसिड लैंग्वेज हुआ करती थी। बहुत ही बड़ी किताब जिसमें 80 चैप्टर्स है, जिसमें हर चीज़ के बारे में बात उन्होंने करी है, रिलीजन के बारे में बात करी है, फिलोसफी के बारे में, फेस्टिवल जो उस टाइम पे होते थे, एस्ट्रोनॉमी, लोग क्या कस्टम फॉलो कर रहे हैं, सोशल लाइफ, वेट्स एंड मेजरमेंट्स, लॉज, मेट्रोलॉजी, सब कुछ आप समझ रहे हो। राजा किसी पर्टिकुलर चीज पे फोकस कर किताब लिखता था। ये जनरल लाइफ में जो चल रहा है वो लिखते हैं ट्रेवलर्स। दैट इज वाई दे बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम आज की बात करें तो। ठीक है, इसके बाद आते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता की किताब थी रिहाला। पेपर में ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि कौन सी किताब किसकी थी ना ऐसे, तो इब्न बतूता रिहाला। वो गाना भी है ना, इब्न बतूता ता पहन के जूता, राइट। तो इब्न बतूता इन्हीं का नाम है। ही वॉज अ मोरक्कन ट्रेवलर, मोरक्को से आए थे, उन्होंने किताब लिखी थी रिहाला। वही अगेन अरेबिक लैंग्वेज में। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग इसने सोशल एंड कल्चरल लाइफ के बारे में चीज़ें लिखी है, सारी चीज़ें मतलब उन्होंने लिखी है कि इस्लामिक रिलीजन के बारे में, इस्लामिक लॉ, शरिया, जो यहाँ पे शरिया लॉ आपने सुना होगा ना, ठीक है, वो जब यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है उसके बारे में लिखी है, राइट है। इसके अलावा ये इससे पहले मक्का, सीरिया, इराक, पर्शिया, यमन, ओमान, बहुत सारे कंट्रीज जा चुके थे, तो कंपैरिजन भी सीधा सीधा बताया गया है कि वहाँ पे क्या सिस्टम होता था और यहाँ पे क्या सिस्टम होता था। ये सिंध पहुंचे से 1333 में। इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था मेडिवल हिस्ट्री में, जिसने पहले कभी पढ़ी हो मुझसे कहीं और से। मोहम्मद बिन तुगलक डायनेस्टी के एक इंपॉर्टेंट राजा है, बहुत कुछ हुआ था इनके टाइम पे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जब वो दिल्ली के सुल्तान थे, वो यहाँ पर आए थे, तो मतलब इतनी रिस्पेक्ट थी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको दिल्ली का काजी बना दिया। काजी मतलब हुआ करता था बच्चे जज, दिल्ली का जज बना दिया। रिस्पेक्ट देखो कितनी दी जाती थी उस टाइम पे। ठीक है, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक को सरफिरा सुल्तानी बोला जाता था। उसका एक रीज़न ये था कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी बच्चे। ठीक है, उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इनको जेल में डाल दिया। फिर बाद में जब जेल से इनको रिहा करा गया, तो इनको ऑफर करा गया कि चल दोबारा काजी बन जाओ, सॉरी शक्तिमान, गलती हो गई है। ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये बहुत तेज थे ना। उन्होंने कहा नहीं नहीं साहब, काजी तो रह लिए, अब कितने टाइम काजी रहेंगे। उनको पता लग गया था सुल्तान थोड़ा सा भरोसे वाला है, इसे कुछ नहीं भरोसा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो उन्होंने बोला कि मैं एक काम करता हूँ ना, मैं एम्बेसडर बन के आपका चला जाता हूँ। तो ये एम्बेसडर बन के इनको वो मिला कि चाइना जाएंगे, लेकिन चाइना जाने से पहले मालाबार कोस्ट इंडिया में रहे ये, फिर वहाँ से मालदीव्स गए, दोबारा मालाबार आए, श्रीलंका गए, एंड फाइनली इंडोनेशिया के होके ये चाइना चले गए और अपना प्रोजेक्ट इन्होंने पूरा करा। और वहाँ से वापस नहीं आए ये अपने देश चले गए, अपने घर वापस चले गए। ठीक है, वहाँ जाके इन्होंने किताब लिखी। अच्छा, ये चाइना पहुंचे, चाइना के कौन से प्रोविंस में पहुंचे, यहाँ पे पहुंचे, टाउन में पहुंचे, जायतून, जिसको आज बोलते हैं ख्वांजू, जो भी बोलते हैं, आपको पता है इनके नाम वाम तो अपने से नहीं होंगे। ठीक है, मार्को पोलो, जो बंदे जिन्होंने जो चाइना भी विजिट करे थे और इंडिया विजिट करे थे, मतलब समझ रहे हो, अभी चाइना भी चले गए तो चाइना और इंडिया कंपैरिजन भी करने वाले परफेक्ट बंदे बन गए। मार्को पोलो भी ऐसे बंदे जो चाइना और इंडिया में करे थे, तो दैट इज वाई। ओके, इन्होंने पूरा बताया कि भाई दिल्ली से सिंध जाने में कितना टाइम लगता था, सारा इन्होंने बताया है। दौलताबाद बीच में कैपिटल शिफ्ट करी थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, उसके बारे में भी डिस्कशन करी गई है बच्चे। ठीक है, उस टाइम पे ट्रैवलर्स की लाइफ बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड हुआ करती थी, इतना इजी नहीं था, बिकॉज ट्रैवलर पैदल चल रहे हैं, लोग उनको लूटते पाटते थे। ठीक है, ये सारी मतलब उनको झेलना पड़ता था ये सब चीज़ें ना, कि तो इनके भी जो वो थे, मतलब पूरा एक इनका जत्था चलता था, उसको लूटा गया है। कुछ लोगों ने तो अपनी लाइफ तक गवा दी थी उसमें, ये बस बच गए थे, इतने खुश नसीब थे। ये अपनी किताब में बता रहे हैं, ये हमें सपने नहीं आ रहे, इन्होंने किताब में बताया कि ऐसा सा। ठीक है, फ्रांसिस बर्नियर, एनडी का प्रश्न है पहले ही। ठीक है, फ्रांसिस बर्नियर क्या थे? फ्रांसिस बर्नियर वैसे फिजिशियन थे, दारा शिको, औरंगजेब के भाई थे दारा शिको। ठीक है, उनके फिजिशियन थे वैसे तो, लेकिन राइटर भी थे। तो ठीक है, इन्होंने भी लिखा है, तो उस वजह से हमें पता है। ठीक है, तो ये बिलोंग करते थे बच्चे फ्रांस से। ये मैंने पोर्तुगीज इसलिए हाईलाइट करा, पहले पोर्तुगीज आए, फिर मतलब डच आए, अंग्रेजन आए, फिर फ्रेंच आ गए, तो धीरे धीरे कर करके यहाँ पे अच्छे खासे यूरोपियंस आ गए थे। ठीक है जी, मतलब क्योंकि अब ये जितने भी लोग थे ना, ये यूरोपियंस जैसे पोर्तुगीज थे, जो उनके साथ कोई राइटर आया है, वो लिख रहा है भारत की संस्कृति, भारत का मतलब जो भी एक स्ट्रक्चर है उसके बारे में लोग को पता लग रहा है, तो और ज़्यादा लोग आना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लोग करके आए। पोर्तुगीज राइटर था दुआर्ते बारबोसा। ठीक है, इन्होंने ट्रेड
और सोसाइटी के बारे में, साउथ इंडिया के ट्रेड एंड सोसाइटी के बारे में इन्होंने लिखा है, राइट है। इसके अलावा एक फ्रेंच ज्वेलर थे जियान बैप्टिस, ठीक है, उन्होंने लिखा है, जब इंडिया ट्रेवल करे तो उन्होंने लिखा है कि इंडिया की सोसाइटी कैसे एग्जिस्ट करती थी, राइट है। इसके अलावा और भी थे, कुछ और ट्रेवलर्स थे, लाइक इटली के थे डॉक्टर मनुक्की, ठीक है, जो कभी वापस यूरोप ही नहीं गए, यहीं पे बस गए वो। फ्रांसिस बर्नियर, ये वैसे एक डॉक्टर थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर थे एंड हिस्टोरियन भी थे। डॉक्टर मतलब फिजिशियन थे, राइट है। फ्रांस से बिलोंग करते थे, मुगल एम्पायर के टाइम पर आए थे, अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे थे, किसी राजा वाजा के डॉक्टर बन जाए, इस टाइप की चीज़ें ढूंढ रहे थे, ठीक है। 12 साल इन्होंने इंडिया में बिताया था। उस टाइम पे प्रिंस दारा सिक्को के ये फिजिशियन थे, जो कि शाहजहाँ के बेटे थे, राइट है। उसके बाद उनके जाने के बाद ये और भी लोगों के साथ, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों के साथ ये रहे हैं, ठीक है। उन्होंने जो अपनी पूरी राइटिंग थी, फ्रांस के राजा जो थे, किंग मतलब लुई 14, उनको जाके सौंपी थी। और उनके जो मतलब उनकी जो लिखी हुई जो किताबें थी ना, उनका काम था, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ यूरोप में, बिकॉज इनको मतलब समझ रहे हो, एक्चुअल चीज़ ये लिख रहे थे। मैंने आपको कभी अगर किसी ने मुझसे पढ़ा हो सती के बारे में, ठीक है, सती जो मैं पढ़ाता हूँ जरूर बताता हूँ सती के बारे में, तो जो सती की जो डिस्क्रिप्शन दी है कि किस तरीके से भारत में सती प्रथा हुआ करती थी, वो इन्होंने, फ्रांसिस बर्नियर ने दी है अपनी राइटिंग्स में, कि किस टाइप से सती परफॉर्म करी जाती थी, जो कि मतलब बहुत ही शॉकिंग है। अगर यहीं पे मतलब मैं दिखा दूंगा अभी, यहीं पे मतलब इसी चैप्टर में है वो, इसी चैप्टर में दिखाया गया है, इन्हीं इन्हीं बॉक्सेस में है किसी में ना। चलो जी, आएगा तो मैं दिखा दूंगा। ओके, अल बरूनी ने कास्ट सिस्टम के बारे में लिखा है, ठीक है। कास्ट सिस्टम ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंडिया में एग्जिस्ट करता था, जो और भी पैरेलल सोसाइटीज में जहाँ वो घूमे हैं वहाँ भी कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता था, ये बात बताई इन्होंने, ठीक है। ओके, अच्छा, यहाँ पे जो पोल्यूशन वाला सिस्टम चलता था, जो शूद्रा कैटेगरी के लोग थे उनको पोल्यूटेड लोग बोलते थे, वो तो मतलब इन्होंने बताया कि बाहर एग्जिस्ट नहीं करता था, और ये उसके अगेंस्ट भी थे, राइट है। इबन बतूता, थोड़ा सा इबन बतूता ने बताया कि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, बिकॉज यहाँ की लैंग्वेज से वो नहीं थे, संस्कृत यूज होती थी मोस्टली, राइट है। अच्छा, इबन बतूता ने कुछ बातें ऐसे लिखी, उन्होंने लिखा कि बहुत से जो सिटीज़ थी ना, बहुत ही बड़ी सिटीज़ हुआ करती थी, ठीक है, जिन्हें बहुत टाइप के सामान वामान मिलते थे। मतलब दिल्ली को बहुत वास्ट सिटी बताया, मतलब ऐसी सिटी जो मतलब इन लोगों ने पहले किसी और जगह पे नहीं देखी थी, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन। इनके अकॉर्डिंग दिल्ली उस टाइम की सबसे बड़ी सिटी हुआ करती थी, राइट है, बिकॉज इन्होंने और देखी नहीं थी इतनी सिटी, मतलब यहाँ पे इतना बड़ा साइज, हम पॉपुलेशन में तो हम स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा रहे हैं एक्चुअली, राइट है। बाजार्स, ये मतलब बहुत ही उनके लिए नई चीज़ थी कि कैसे ऐसी जगह है जहाँ पे सब लोग मतलब सामान का एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, वहीं पे। और भी ऐसा सिर्फ ट्रेडिंग नहीं चल रही है बाजार में, ट्रेड मतलब बाजार एक सोशल प्लेस भी है, जहाँ पे मस्जिद बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है, ठीक है, पब्लिक परफॉर्मेंसेज हो रहे हैं, डांस हो रहे हैं, मतलब बाजार अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी इनके लिए, बहुत सोशल इवेंट था ये, ठीक है। इबन बतूता ने बताया कि यहाँ पे सोइल की फर्टिलिटी बहुत बढ़िया है, मतलब यहाँ के फार्मर्स तो साल में 2 बार तक खेती कर लेते हैं, जो कि एबनॉर्मल था उस टाइम पे, ये सब चीज़ें, राइट है। तो ये सब बातें हमें इन्हीं से पता लग रही है, आप देखो ना कितनी इंपॉर्टेंट सोर्स दे रही है इनकी किताबें, ठीक है। पोस्टल सिस्टम के बारे में इन्होंने बताया है, दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, इसको आप पढ़ोगे तो पता लगेगा पोस्टल सिस्टम कैसे एग्जिस्ट करता था। बाय फुट, पोस्टल सिस्टम बाय फुट की मतलब जैसे एक गांव ये है, मान लो 2 किलोमीटर दूर दूसरा गांव है, दोनों के बाहर चौकी लगी हुई है, और मान लो 10 गांव दूर कोई हमें वो डाक पहुंचानी है, कोई पोस्ट पहुंचानी है, तो क्या होता था, एक बंदा अपने गाँव से पूरा दम लगा के भागता था, दूसरे गाँव तक पहुंचता था, घंटी बजाते हुए भागता था, ताकि दूर से ही दूसरे वाले चौकीदार जो भी तो होता था उसको पता लग जाता था कि हाँ जी आपकी पोस्ट आ रही है, वो बंदा रेडी खड़ा होता था। जैसे आज वो चलती है ना अपनी बैलेट रेस होती है, वैसे वाला सिस्टम था, ठीक है, रिले रेस जो होती है वैसे वाला सिस्टम था, कि वो जल्दी से भागता था। और ये बहुत ही मतलब एक एफिशिएंट सिस्टम था, इनफैक्ट घोड़ों से ज़्यादा जल्दी कुछ भी अगर पहुंचाना हो तो ऐसे पहुंचाया जाता था, ठीक है जी। फ्रांसिस बर्नियर ने जो मुगल एम्पायर की चीज़ें देखी है उन्होंने पूरा लिखा है, पूरा की सारी बातें उन्होंने लिखी है, मतलब मुगल एम्पायर के बारे में मोस्टली बातें यहाँ पे लिखी है, मतलब इन्होंने लिखी है, ठीक है। ओके, एक बात इन्होंने लिखी है कि मुगल्स मतलब इंडिया में प्राइवेट प्रॉपर्टी का सीन नहीं हुआ था, सारी लैंड राजा महाराजाओं के पास हुआ करती थी, आम जनता के पास नहीं हुआ करती थी, ठीक है। चलो जी, प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला सिस्टम नहीं था यहाँ पे, ये बात इन्होंने लिखी है, ठीक है। सब मतलब दुख दर्द इन्होंने सारे लिखे हैं, कि जो किसान था वो बड़ा परेशान था, जो आम किसान था वो बहुत परेशान था, बिकॉज उसके कुछ राइट्स ही नहीं हुआ करते थे।
हाँ, बिग जमींदार्स के बारे में उन्होंने लिखे हैं, जिन जैसे थे ना कि जमींदार वक्त जिनके पास ज्यादा लैंड होल्डिंग्स थी, उनके नीचे मजदूर या छोटे छोटे किसान मतलब काम कर रहे हैं। मतलब किसानों का तो काम ही था बेचारों को खेती करना, उसमें से कुछ पोर्शन उनका हो जाएगा, बाकी जमींदार ले जाएगा, जमींदार कुछ अपने पास रखेगा, बाकी सरकार को दे देगा। इस टाइप का सिस्टम हुआ करता था। तो मतलब बेसिकली कुछ भी नहीं था। ये जो किसान लोग थे मोस्टली शूद्र कैटेगरी, मतलब अनटचेबल लोग थे और कुछ भी नहीं हुआ करता था इनके पास, राइट है। इसके अलावा ये बात उन्होंने लिखी है कि इंडिया का ट्रेड बहुत ज़्यादा हुआ करता था, बिकॉज वर्ल्ड से बहुत ही फेमस फेमस प्रीशियस आइटम, ठीक है, इंडिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ करते थे। लाइक लाइक गोल्ड और सिल्वर की बड़ी बड़ी बनी हुई प्रीशियस आइटम्स भी इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ करता था बच्चे। हाँ, ओके। इसके अलावा एक बात उन्होंने लिखी थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने जैसे दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करी थी, ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने जानबूझ के दिल्ली के लोगों को सबक सिखाने के लिए ऐसा करा था। जहां पे राजा की कैपिटल हुआ करती थी, वो इकोनॉमी तो एक तरीके से राजा ही चला रहा है बच्चे, ठीक है। ऐसा सिस्टम हुआ करता था कि वो इकोनॉमी तो जैसे राजा ही चलाता है, ठीक है। तो ठीक है, मतलब ये सारी बातें उन्होंने लिखी है। अगर राजा कैपिटल वहां से उठ के चली जाएगी तो मतलब वो इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। वहीं वहाँ के लोग ज़्यादा ट्रेड व्रेड सब कुछ कर सकते थे, राइट है। ओके। अच्छा, जो बिजनेसमैन लोग हुआ करते थे ना, उनको महाजन्स बोला जाता था या सेठ बोला जाता था। आज भी आपने सुना होगा सेठ लोग, ठीक है। वो मतलब इन्होंने बताया कि उस टाइम से ये मतलब चाल चलन चलती आ रही है, ठीक है। इसके अलावा फिजिशियंस को हकीम बोला जाता था, वैद्य बोला जाता था, टीचर को पंडित या मुल्ला बोला जाता था, लॉयर्स को वकील बोला जाता था, ठीक है। ये सब चीज़ें मतलब बताई। सोसाइटी उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी, ये सारी बातें उन्होंने बताई है अपनी किताबों में, राइट है। अच्छा, ये बात वो थी कि उस टाइम पे स्लेव्स का जो मतलब ट्रेड था, मतलब स्लेव ट्रेड, मतलब स्लेव्स जो है खुले खरीदे और बेचे जाते थे, ठीक है। देखो इसमें एग्जाम्पल भी लिखा है, जब इब्न बतूता सिंध पहुंचे तो उन्होंने कुछ हॉर्स खरीदे, ऊंट खरीदे एंड कुछ स्लेव्स खरीदे, जो मोहम्मद बिन तुगलक को उन्होंने गिफ्ट दिए हैं चीजें। तो ये मतलब काफी वो था, मतलब चलन था मतलब इस टाइप का, ठीक है, राइट। मोहम्मद बिन तुगलक मतलब नसरुद्दीन कोई बंदे थे, उनसे बड़े खुश हुए थे, तो उनको उन्होंने कुछ कॉइन्स दिए थे और स्लेव्स दिए थे। मतलब स्लेव्स इतने ओपनली खरीद और बेचे जाते थे, ये बात इन्होंने बताई, ठीक है। सती की प्रैक्टिस के बारे में देखो, ये बात शायद ये वाला पैराग्राफ है, ठीक है। सती के बारे में लिखी हुई है, चाहो तो इसको कोई पढ़ सकता है कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है, कि किस टाइप से मतलब सती परफॉर्म की जाती थी, ये बात इन्होंने लिखी है, ठीक है। काफी जगह पे था कि जो महिलाएं थी वो खुद से सती करती थी, काफी जगह पे जबरदस्ती उनसे सती कराया जाता था। तो ये सारी बातें फ्रांसिस बर्नियर ने क्लियरली अपनी उसमें लिखी हुई है, ठीक है। इस तरह से चैप्टर खत्म होता है। कुछ कुछ बातें मैंने हाईलाइट कर रखी है, कब कौन सा है, मोहम्मद आई मीन अलबरूनी कब आए, मार्को पोलो इटली से कब आए, इब्न बतूता कब आए, अब्दुल रजाक कब आए, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको मतलब याद रखनी है इतनी, ठीक है। तो इस तरीके से पहला चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। अभी देख रहे हो कि ओवरऑल चैप्टर में बहुत ज़्यादा नहीं है। देखो, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं चीज़ों को तो डेफिनेटली आपको चीज़ें मुश्किल लगेगी कि क्या ही पूछ रहा है, बिकॉज हर चीज़ के बारे में एकदम से मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ से आ गया, एनसीईआरटी को मैं बता रहा हूँ, जैसे एकदम से मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ से आ गया, मतलब चेंज हो रहे हैं, फिर मुगल्स कहाँ से आ गए एकदम से। तो दिस दैट इज़ वाई एनसीईआरटी उतने अच्छे तरीके से मतलब नहीं पढ़ी जाती है, बिकॉज इसमें है ही नहीं, चीज़ें लिंक ही नहीं कर सकते आप। इसीलिए एक बेस अगर होगा तो चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएगी, नहीं होगा तो सिस्टम क्या है कि आप इसको गो थ्रू करो, पीडीएफ को रिवाइज करो एक दो बार, पेपर क्वेश्चन फंस जाएंगे, अपने को इतने से मतलब है, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। हाँ जी, तो हम आते हैं अब अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। दिस चैप्टर इज नोन एज भक्ति सूफी ट्रेडिशन। अगर मैं बात करूं एनडीए 12021 की, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आए। तो कभी किसी ने सोचा ना था कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन लेकिन इसमें से मेरे हिसाब से 3 क्वेश्चन तो थे ही थे। यस, 3 क्वेश्चंस इस बार वाले पेपर में, एनडीए 12021 वाले पेपर में इससे थे। और अच्छा, जो भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, मोस्टली टर्मिनोलॉजीज पूछ रहे हैं बस, कि ये क्या है, ये क्या है, इस टाइप की चीजें हैं ज्यादा। इससे इधर उधर बहुत ज्यादा चीजें नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी बेवजह की चीजें पूछे जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है जी। भक्ति सूफी
ट्रेडिशन बात करते हैं। मतलब देखो इसमें मैं मोटा मोटा आपको बता दूं कि इस चैप्टर में होने क्या वाला है। इस चैप्टर में सीन क्या है कि आपको रिलीजन के बारे में पढ़ रहा है। रिलीजन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन उठा के हिंदुइज्म के बारे में बता दूंगा। देखो आपने बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में तो पढ़ा ही है, अब उनके आगे फैलाने वाले लोगों को, मतलब सूफीज्म इज, आपने सुना होगा सूफी संत, सूफी म्यूजिक, ये वाली चीज सुनोगे। मतलब अल्टीमेटली हो क्या रहा है, ये रिलीजन का ही पार्ट है, लेकिन एक अलग तरीके से रिलीजियस एक्टिविटी हो गई है। ठीक है, मतलब उस तरीके से नहीं कि पहले वाला सिस्टम नहीं। ठीक है, तो वो कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है, दिस इज बेसिकली सूफी भक्ति मूवमेंट का चैप्टर है ये। इसमें हमें काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें पढ़नी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक इसमें बार बार कहेंगे वर्ड यूज होगा, ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन। ठीक है, ग्रेट ट्रेडिशन क्या होता है, लिटिल ट्रेडिशन क्या होता है। ग्रेट ट्रेडिशन मतलब ये चलो ठीक है, बाहर के कोई सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये टर्मिनोलॉजीज फाउंड करी थी। उन्होंने कहा था कि भाई साहब कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो मतलब रिचुअल्स कस्टम्स जो हम फॉलो करते हैं, जो कि सोसाइटी मतलब एक मान लो कि बड़े लेवल पे फॉलो करे जाते हैं, दे आर ग्रेट ट्रेडिशन। कुछ होते हैं वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोकल लेवल पे कुछ ट्रेडिशंस फॉलो करे जाते हैं, सो दैट इज नोन एज लिटिल ट्रेडिशन। तो ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन ये होता है। अच्छा, सूफीज्म आप मतलब जो अब हम देखेंगे, जो आज के टाइम पे भी हम देखते हैं, अलग अलग टाइप से लोग मतलब अपनी मान्यता रखते हैं। किसी कुछ है, कुछ ब्राह्मणिकल आइडियाज है जो मतलब पुरानिक टेक्स्ट पे बिलीव करते हैं। चलो उस टाइम की बात करते हैं। ठीक है, कुछ ब्राह्मणिकल आइडियाज थे जो मतलब पुराने जो वैदिक टेक्स्ट थे उन पे बिलीव करते थे। संस्कृत उनकी लैंग्वेज हुआ करती थी। वुमेन एंड शूद्रास को थोड़ा सा बाहर रखा जाता था। जो ब्राह्मण्स थे वो मेन वो हुआ करते थे, मतलब काइंड ऑफ कनेक्टिंग पॉइंट हुआ करते थे। राइट है, तो ये सारी बातें करी गई है। अच्छा, कुछ वो डाइटीज या भगवान वगैरह की पूजा भी करते थे, जैसे उड़ीसा का एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ का लिटरल मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये विष्णु की एक फॉर्म है। राइट है, पहले क्या होता था, नेचर की पूजा होती थी, इंडस वैली में बताया मैंने, फिर उसका ऋग्वेद में भी वो चीजें थोड़ी थोड़ी फॉलो हो रही थी। बाद में जाके वो फिर पर्टिकुलर गॉड्स पर आ गए हैं। ठीक है, जैसे विष्णु शिवा इन पर आ गए हैं, तो पूरी का बताया हमने। ठीक है, अच्छा, डाइटी को अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता था। ठीक है, ट्राइबल लोग अपने डाइटी को, डाइटी नहीं भगवान, ठीक है, अलग टाइप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नॉर्मल लोग अलग टाइप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, मतलब सबकी एक ही भगवान है, उसको देखने के जैसे विष्णु ही अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है कि विष्णु की ये फॉर्म है, एक विष्णु की ये फॉर्म है। इस टाइप का मतलब सिस्टम धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। फिर एक सिस्टम आ रहा था तांत्रिक प्रैक्टिसेस का। ठीक है, तांत्रिक से, ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था कि वो महिलाओं या शूद्राओं के लिए नहीं अलाउड था, सब वो तांत्रिक प्रैक्टिसेस कर सकते थे। और वैदिक कल्चर के बेसिकली अगेंस्ट आया था ये। ठीक है, ये अगेंस्ट आया था। ओके, अच्छा, धीरे धीरे ये मैंने बताया कि अग्नि, इंद्र, सोमा, जो कि एक्चुअली नेचर की वर्शिप थी, जो कि ऋग्वेद में दिखाई भी गई है, जो कि ऋग्वेद में दिखाई भी गई है, वो सब चीजें खत्म हो गई। ठीक है, और अब नए नए भगवान आ चुके थे, विष्णु शिवा ये सब कुछ, और नई नई गोडेस आ चुकी थी, वो सब चीजें खत्म हो गई थी। ब्राह्मण्स इंपॉर्टेंट पार्ट थे इस पूरी मूवमेंट का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो एक काइंड ऑफ कॉमन लिंक थे, कॉमन लिंक हुआ करते थे, भगवान और आम जनता के बीच का कॉमन लिंक हुआ करते थे। राइट है, ओके। अच्छा, दो टाइप की भक्ति जो इस बार पेपर में भी आई थी, दैट इज सगुण भक्ति एंड निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति जब किसी पर्टिकुलर मतलब सगुण, निर्गुण विदाउट, राइट, सगुण विद एट्रीब्यूट्स, मतलब कुछ ऐसे ट्रेडिशन या ऐसी भक्ति जो कि डाइटीज जैसे शिवा, विष्णु या फिर उनके अवतार, इन सब की मतलब प्रॉपर आप वो कर रहे हो, कुछ एक रूप दे के आप पूजा कर रहे हो, सगुण। निर्गुण मतलब वो आप एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड, मतलब आप ये नहीं बोला कि भगवान ये मतलब शिव में बसता है, विष्णु में बसता है, या इस मूर्ति में बसता है, या इस मंदिर में बसता है, इस टाइप की चीजें नहीं थी। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म की गॉड है, उसकी पूजा। ठीक है, ये पेपर का प्रश्न है कि सगुण क्या था, निर्गुण क्या था, इस पर कुछ क्वेश्चन आया था। तमिलनाडु के अलवर्स एंड नयनार्स, अलवर्स हुआ करते थे, अलवर्स का मतलब था जो विष्णु की भक्ति करे, नयनार्स जो शिवा की भक्ति करे। अलवर्स जो विष्णु की, नयनार्स जो शिवा की।
राइट है। अच्छा, ये बेसिकली ये मूवमेंट जो थी ये अगेंस्ट खड़ी हुई थी ब्राह्मणिकल सोसाइटी के, बिकॉज वो लोग कास्ट को लेकर, मैंने बताया था आपने कितनी बुरी हालत कर रखी थी कास्ट को लेकर, तो ब्राह्मणिज्म ने, राइट है, वो उनके अगेंस्ट थे कि देयर शुड बी नो बायसनेस बेस अपॉन द कास्ट, और इस टाइप की चीज़ें नहीं थी। ठीक है। अच्छा, इसी अलवर्स ने एक बहुत ही फेमस कंपोजिशन लिखी है जिसका नाम है नलारिया दिया प्रबंधम। पेपर में प्रश्न आ सकता है कि नलारिया दिवा प्रबंधम क्या था, क्या था, तो अलवर्स द्वारा लिखी गई, जिसको तमिल वेद भी बोला जाता है बच्चे, तमिल वेद भी बोला जाता है, राइट है। ये भी, ये मतलब उधर भी जैसे यहाँ पे वैदिक स्टडीज फेमस है, उधर तमिल में ये फेमस है, राइट है। इसके अलावा यहाँ पे महिलाएं भी पार्टिसिपेट कर पा रही थी, जो नॉर्मल ब्राह्मणिकल सोसाइटी में महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, यहाँ पे ऐसा नहीं था, इट वाज काइंड ऑफ अपोजिट टू दैट, यहाँ पे महिलाएं भी पार्टिसिपेट कर पा रही थी। एक बहुत ही फेमस महिला है अंडल, ठीक है, जो अपने आप को विष्णु की लवर मानती थी, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है उनके बारे में और बहुत ही पॉपुलर भी है, राइट। इसके अलावा एक और वुमेन थी कैरिकल अम्मैयार, ये शिवा की डिवोटी थी। पेपर में प्रश्न आ सकता है कि भाई ये कौन से भगवान को मानती थी, कौन से भगवान को मानती थी, मैच द कॉलम में याद चीज आ सकती है। ऐसी टर्मिनोलॉजीज ही तो इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अलवर्स एंड नयनार्स मैंने आपको बता दी। इसके अलावा जो मतलब ऐसा नहीं था कि साउथ इंडिया में सिर्फ यही चीज़ें चल रही थी। साउथ इंडिया में जैसे जैसे टाइम आया चोला रूलर्स के टाइम का, ठीक है, वो फॉलो करते करते थे ज़्यादा ब्राह्मणिकल एंड भक्ति ट्रेडिशंस को ज़्यादा फॉलो करते थे, बिकॉज ये हमें कहाँ से पता लग रहा है कि अपने जो ये पंडित वंडित होते थे इनको वो काफ़ी लैंड ग्रांट्स भी दिया करते थे। चोला रूलर के टाइम पे काफ़ी मंदिर वंदिर बनाए गए, जैसे कि चिदम्बरम, थंजावुर, गंगईकोंडा, चोलापुरम। इंपॉर्टेंट है, पेपर में प्रश्न आए हुए हैं इसमें से, इनमें से कौन से बनाए हैं चोला ने, इसमें से कौन से नहीं बनाए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ठीक है, धीरे धीरे किंग के ऊपर काफ़ी डिपेंड करती है चीज़ें कि किंग किस चीज़ को किसी तरीके से देखता था। तो तमिल के जो हाइम्स थे, जो मंत्र थे, अलग अलग टेम्पल्स में अंडर रॉयल पैटर्न, जब राजा सपोर्ट करता था तब वो चीज़ें तब वो बोली जाती थी, ठीक है। जब राजा सपोर्ट करता था तब वो मतलब वो चीज़ें अलग अलग मंदिरों में हुआ करती थी, ठीक है। ओके, एक बहुत ही फेमस है परांगता वन, चोला रूलर थे परांगता वन, उन्होंने अपार, समंदर एंड सुंदरम, इनकी मतलब शिव टेम्पल में इनकी मूर्तियां भी बनवाई है, ठीक है, जो अलग अलग टाइम पे यूज हुआ करते थे। दिस इज काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके, इसके अलावा दिस इज वेरी फेमस लिंगयात्स, वेरी फेमस बच्चे लिंगयात्स, आपने सुना होगा, आज के टाइम पे आप देखते भी होंगे, कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर है बोम्मई साहब, वो खुद लिंगयात्स है। लिंगयात्स बहुत ही पावरफुल कम्युनिटी है आज के टाइम पे वहाँ पे, ठीक है। तो ये लिंगयात्स क्या थे, ठीक है, एमरजेंस ऑफ एक नई मूवमेंट स्टार्ट हुई थी अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म। ऑब्वियसली एक बंदे थे बसावाना, ठीक है, जो कि कलाचूरी रूलर थे, उनकी कोर्ट में वो थे, मिनिस्टर थे, उन्होंने उनके फॉलोअर्स को बोला गया है वीरा शिवस, हीरो ऑफ शिवा, और लिंगयात्स, लिंग पहनते थे बेसिकली ना, लिंग पहनते थे, कि इंपॉर्टेंट सिंबल बन गया इस कम्युनिटी का, ठीक है। इन मतलब ये बताया मैंने, ये लिंग पहनते थे, उसके ऊपर सिल्वर केस, ये लिंग पहनते थे अपने लेफ्ट शोल्डर पे। लिंगयात्स का मानना यह है कि मरने के बाद जो डिवोटी होता है, मरने के बाद वो गॉड के पास चला जाता है, ठीक है। इसी वजह से वो लोग मतलब उसको दफनाते भी नहीं हैं यहाँ पे ना, मतलब आई मीन दफनाते हैं, जलाते नहीं है, बिकॉज उनका मानना है कि अब यहाँ से ये गॉड के पास चला जाएगा। लिंगयात्स ने चैलेंज करा जो कास्ट सिस्टम है, पोल्यूशन सिस्टम, जो यहाँ पे चीज़ें चल रही थी ना, उन सब के अगेंस्ट गए, जो मतलब जो स्टैंडर्ड हिंदुइज्म है ना उसके अगेंस्ट गए। मतलब आज की सिचुएशन में लिंगयात अलग ही टाइप की कम्युनिटी बन गई, हिंदुइज्म के अंडर एक अलग कम्युनिटी है, राइट है। चलो, ये तो हो गया साउथ की बातें हो गई, अब नॉर्थ इंडिया की बातें करते हैं। वहाँ पे विष्णु और शिवा की वर्शिप करी जा रही है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि ऐसे विष्णु और शिवा सीधा सीधे मतलब राजा, इनकी बाकी जो है आप देख रहे हो कि वो रूप है इन्हीं के, ठीक है, इसमें सीधा सीधा विष्णु और शिवा की पूजा करी जा रही है। ओके, इसके अलावा हम इस्लामिक उसके धर्म के बारे में जरूर बात करें, बिकॉज आपको पता है कि जो नॉर्थ इंडिया पे रूल करा है पहले दिल्ली सल्तनत के टाइम पर, उसके बाद मुगल सारा मुस्लिम्स ने रूल करा है, तो ऑब्वियसली मुस्लिम्स की जो ये ट्रेडिशन है ये ऑब्वियसली बढ़ना ही था, इस्लामिक ट्रेडिशन जो बढ़ना ही था, राइट है। चलो जी, अच्छा, मुस्लिम जो रूलर्स हुआ करते थे, जो मुस्लिम राजा हुआ करते थे, उनको गाइड करते थे उल्मा,
ये उलमा कौन होते थे, देखो यहाँ पे लिखा हो कहीं पे, उलमा होते थे, प्लूरल ऑफ आल्म, ठीक है। ये वो स्कॉलर्स हुआ करते थे जो अलग अलग, मतलब बेसिकली राजा को, जैसे अपने यहाँ पे पंडित टाइप के लोग हैं ना, वैसे उसी टाइप के राजा को गाइड कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, ठीक है। ओके, इसके अलावा जो इस्लाम धर्म था वो चलता था शरिया लॉ पे बच्चे, ठीक है। शरिया लॉ आपने आज भी बहुत सुना होगा, बहुत ही फेमस वर्ड है शरिया लॉ, राइट। ओके, और भी कुछ कुछ वर्ड आपने सुना होगा, जिजिया कर, जिजिया टैक्स आपने सुना होगा बच्चे, जो कि नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था, जिजिया टैक्स। और भी वर्ड है, जैसे कुरान आपने सुना होगा, हादिस, कियास, इजमा, ये सब आपने सुना होगा, बिकॉज ये टेक्स्ट है जिससे शरिया बेसिकली डेवलप हुआ है, जो मुस्लिम लॉ है वो जो डेवलप हुआ है, शरिया कानून आज बहुत ही कंट्रोवर्सी में रहता है, ठीक है। फरमान किसको बोलते थे, इंपीरियल ऑर्डर, जब राजा कुछ ऑर्डर पास करता था दैट वाज नोन एज फरमान बच्चे, राइट। तो ये वर्ड वर्ड अगेन इंपॉर्टेंट। अच्छा, जो इस्लाम धर्म के वो होते थे, जो इस्लाम इस्लाम धर्म अपनाते थे, बेसिकली 5 पिलर्स पे उनका फेथ बना होता था पूरा, ठीक है। कि उनका मानना था कि भाई एक तो सबसे पहली चीज़ तो मानेंगे कि एक ही भगवान है, दैट इज़ अल्लाह है, ठीक है। एंड प्रोफेट मोहम्मद उसके मैसेंजर है, जिनको शहादत बोला गया है, ठीक है। इसके अलावा 5 टाइम प्रेयर करनी चाहिए, जिसको नमाज या सलत बोला जाता है। इसके अलावा भीख देनी चाहिए, जिसको जख्त बोला जाता है। इसके अलावा रमज़ान के टाइम पे वो करनी चाहिए, मतलब फास्ट रखना चाहिए, ठीक है, उसको स्वाम बोला जाता है। और इसके अलावा पिलग्रिमेज टू मक्का, मक्का जाना चाहिए, इसको हज बोला जाता है। ये 5 पिलर बताए मैंने, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या आया था बताऊंगा मैं आपको अभी। खोजाज, ये इस्लाम की एक मतलब ब्रांच थी, शिया सेक्ट की ब्रांच थी। उन्होंने धीरे धीरे नए नए तरीके मतलब वो करे, मतलब जैसे कि मैंने बताया, जैसे गाना बजाना, इस टाइप की चीज़ों के थ्रू, डेली प्रेयर मीटिंग्स, इस टाइप की चीज़ों के थ्रू, राग वाग, ठीक है, ये चीज़ें हुआ करती थी कि इनके थ्रू अब ये बेसिकली मतलब अल्लाह से मिलेंगे, इस टाइप का सिस्टम हुआ, राइट। ये भी कुछ वर्ड्स है, आप देख लेना, मैं इसके मेन पॉइंट पे आना चाहता हूँ। ये मतलब थोड़ा सा सोसाइटी से हटके था बच्चे। मेल चाह, ठीक है, ये बताता था कि जो स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस हैं उनको फॉलो नहीं करते थे ये लोग, स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो अपना स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस थी उनको फॉलो नहीं करते थे, संस्कृत संस्कृत को फॉलो नहीं करते थे, अपना खुद का सिस्टम चलाते थे। सूफिज्म की अब ग्रोथ की बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आया था। ये पूरा ये आप आज आप सुनते होगे, सूफी म्यूजिक पूरा सब इस्लाम धर्म से लिंक है, इसमें तो कोई मतलब आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। आप दरगाह वर्गा पे आज भी आप सुनते होंगे, ठीक है। तो क्या है पूरा सूफिज्म, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। मतलब ये सारा म्यूजिक सिस्टम, गाना बजाना, इसके थ्रू दे आर रिसाइटिंग, बार बार वो नाम ले रहे हैं अल्लाह का, ठीक है। और दिस इज हाउ दे आर बेसिकली अटेनिंग, जो भी मतलब अपने गॉड से मिल रहे हैं, इस टाइप की चीजें है, ये अटेनिंग सेल्वेशन, ठीक है। मतलब जबरदस्त डिवोशन है, मतलब सूफीज्म इसके, मतलब जो सूफी म्यूजिक है, जैसे अपने यहाँ पे भजन होते हैं, उस टाइप का सिस्टम है बच्चे, राइट। हाँ जी, ओके। सूफीज बिगन टू ऑर्गेनाइज कम्युनिटीज अराउंड द हॉस्पिस और कानख, कानख जैसे सूफी कानख, ठीक है, बोला जाता था। बेसिकली इनकी अपनी कम्युनिटी बना ली थी सूफीज में ना, जिससे सूफी बहुत ज़्यादा डेवलप करा, उन्होंने अपनी एक कम्युनिटी बना ली थी, जिसको एक मास्टर कंट्रोल करता था, जिसको शेख बोला जाता था, ठीक है जी। और ओके, उसको पीर भी बोलते थे, मुर्शिद भी बोलते थे, उसके कुछ मुरीद हुआ करते थे, यानी डिसाइपल्स हुआ करते थे। दीज वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट। और एक सक्सेसर भी अपॉइंट कर देते थे, जिसको खलीफा बोला जाता था, राइट है। सूफी सिलसिला धीरे धीरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में फैलता चला गया, धीरे 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 ये मास्टर और डिसाइपल के बीच में लिंक बन गया, लोग मतलब सीधा कनेक्ट कर पा रहे थे वाया इसके थ्रू अपने गॉड को, प्रोफेट मोहम्मद को, राइट है। तो इस टाइप की चीज़ें जो भी थी, ओके। जब वो कोई शेख मरता था तो उसकी दरगाह बन जाती थी, और वो जो दरगाह होती थी वो एक पिलग्रिमेज सेंटर बनता था, जिसको ये लोग जियारत बोलते थे। पिलग्रिमेज को जियारत बोला जाता है। ये NDA 2021 का प्रश्न है बच्चे, आपने देखी होगी दिल्ली में बहुत सारी वो है दरगाह है, ठीक है, जहाँ पे लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, ठीक है। कादरी ऑर्डर, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पे है। मतलब देखो यही था ना कि मतलब इन्हीं के नाम की वो चलने लग गया, कादरी किसी बंदे के नाम पे है, उसके फॉलोअर्स कादरी है, आज सब कुछ मतलब उन्हीं लोगों को कादरी बोला जाता है आज। चिश्ती कानखा,
ठीक है, सोशल लाइफ का पूरा भरपूर वो था, एग्जाम्पल था चिश्ती खान का। शेख निज़ामुद्दीन, ठीक है, रिवर यमुना गियासपुर, जो उस टाइम की दिल्ली थी, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे ये जगह थी, ठीक है। वहाँ पे छोटे छोटे रूम है, बिग हॉल है, जिसको जमानत खाने के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे विजिटर रहते थे, प्रे करते थे, ठीक है। चिश्ती सिलसिला में 5 बंदे बहुत ही फेमस है, शेख मुहिद्दीन सिगजी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काइकी, वेरी फेमस, शेख फरुद्दीन गांजे शकर, शेख निज़ामुद्दीन ओलिया, शेख नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली, ठीक है। ये बहुत ही फेमस चिश्ती सिलसिला के लोग हैं, ठीक है, जिनके बारे में हमें पढ़ना भी है। आमिर खुसरो, ये एक कोर्ट जिनको भारत का तोता ही बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा इनके साथ थे जियाउद्दीन बरानी, ठीक है। मतलब इनके बारे में, मतलब इन ये बेसिकली ये लोग गाइड करते थे, राइट है, जो भाई की जैसे कि शेख के सामने झुकना है। अल्टीमेटली मोटिव समझ रहे हो कि धीरे धीरे जो आज हम फॉलो कर रहे हैं ना, सब इस्लाम धर्म हो चाहे वो हिंदू धर्म हो, वो सब ऐसे धीरे धीरे बनता आया है, ठीक है। जियारत का मतलब मैंने बता दी थी, ओके। बरकत, काइंड ऑफ दान देना, राइट है। दरगाह का मैंने बताया पूरा, ठीक है। आपने देखा होगा ख्वाजी मोहिद्दीन, जिनको पॉपुलरली बोला जाता है गरीब नवाज, गरीब नवाज जिनको बोला जाता है। ये मतलब ख्वाजा की जो, ख्वाजा मुहिद्दीन की जो दरगाह है 14th सेंचुरी में बनाई गई थी, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पहले राजा थे जो इस दरगाह पर गए थे, उसके बाद अकबर यहाँ पर गए हैं, ठीक है। फू, अकबर यहाँ पे गए थे, अकबर यहाँ पे जाते रहते थे, इसी वजह से अकबर ने जो वो फतेहपुर सिकरी बनाई थी वो अजमेर रोड पे बनाई थी, तो बिल्कुल साल में कई बार वो इनको यहाँ पे जाना होता था, ठीक है। और बहुत दान वान भी करा बच्चे अकबर ने यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग फॉलोवर, हाँ जी। जियारत पिलग्रिमेज हो रही है, वही गाते बजाते म्यूजिशियन कवाली इनके साथ पूरी पिलग्रिमेज हो रही है। बार बार वो जिक्र कर रहे हैं, जिक्र अपने डिवाइन, मतलब अल्लाह का नाम ले रहे हैं, बाद बाद में धीरे धीरे, मतलब एक समा बंध गया है विद म्यूजिक और रिसाइटेशन, ये सब समा बंध चुका है, ठीक है। तो अब मतलब वो फील कर पा रहे हैं अपने गॉड को अपने पास ही, राइट है। ये समा वर्ड है चिश्तीज में, मतलब निकाला गया था वहीं से समा बांधना, राइट है, ओके। और वो क्या करते थे, धीरे धीरे क्या करते थे, जो लोकल लैंग्वेज हुआ करते थे ना उसको भी अडॉप्ट कर लेते थे। ऐसा नहीं था कि मतलब सिर्फ अपनी खुद की लैंग्वेज है जाके लोग, मतलब कोई धर्म तभी फैलता है जब सब बहुत ज्यादा लोगों तक वो अप्रोचेबल हो, तभी फैलता है वो, ठीक है। काफ़ी लव स्टोरीज, देखो ये सिर्फ सूफी म्यूजिक का एग्जाम्पल है, ठीक है। काफ़ी लव स्टोरीज वगैरह उस टाइम पे दिखाई जाती थी अलग अलग तरीके से, जैसे कि पद्मावत वाला सारा सिस्टम था, ठीक है। पढ़ सकते हैं इन चीज़ों को, हाईलाइटेड चीज़ों को पढ़ सकते हैं, कुछ इतना मतलब वो ऐसा नहीं है जो मतलब मेरे समझाने जैसे हो, वैसा नहीं था, ठीक है। सुल्तान कभी कभी चैरिटेबल ट्रस्ट भी खोलते हैं, जिसको ओकाफ बोला जाता था, ओकाफ। इसके अलावा कुछ टैक्स फ्री लैंड, जिसको इनाम भी बोला जाता था। आज आपको कुछ कुछ वर्ड तो बड़े कॉमन लग रहे होंगे, आपको ये वर्ड्स पता होने चाहिए, राइट। शेख निज़ामुद्दीन औलिया को सुल्तान ए मशेक, ठीक है, सुल्तान अशेक शेख बोलते थे, ऐसा बोला जाता था। बाई चांस पेपर में प्रश्न आ जाए, ये फतेहपुर सिकरी का बच्चे सीन है, दिस इज लिटरली ऑसम। मैं एक बार यहाँ पे गया था तो सच में कवाली चल रही थी यहाँ पे, ठीक है। अब 3 बंदों के बारे में पढ़ना है, कबीर के बारे में पढ़ना है, गुरु नानक के बारे में पढ़ना है, और मीराबाई के बारे में पढ़ना है। 4 4 5 5 पॉइंट है, और यहाँ से प्रश्न आया था बच्चे, ठीक है। कबीर बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, जो पोइट है, संत है, ठीक है, जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। कबीर पंथी, जो कबीर के फॉलोअर्स थे, उन्होंने प्रिजर्व करके रखा कबीर बीजक, ठीक है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में कबीर ग्रंथावली रखा इन्होंने, दादू पंडित राजस्थान के थे, उन्होंने रखा, ठीक है। तो मतलब इनकी बहुत सारी बातें इनफैक्ट आदि ग्रंथ साहिब में भी मिलती है, ओके। कबीर की जो पोएम्स थी अलग अलग लैंग्वेज में आज के टाइम पे एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। जो निर्गुण पॉइंट है उनको मतलब मोटिवेट कर रही है, वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, आज भी कर रही है, मैंने देखा था, हाँ जी। वैष्णव ट्रेडिशन की बात है, कबीर मतलब
मतलब वैष्णव ट्रेडिशन बताता है कि कबीरदास जो थे बाय बोर्न एक हिंदू फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन जिनको पाला पोसा था वो एक मुस्लिम फैमिली थी। ठीक है, सो दैट इज़ वाई ये इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे। तो इसलिए मतलब थोड़े से हिंदू और मुस्लिम यूनिटी के लिए परफेक्टली जाना जाता है। इनके गुरु जो थे प्रोबेबली रामानंदा थे, कहीं ऐसा सच प्रूफ नहीं मिले हैं कि रामानंदा और ये एक ही टाइम पे रहते थे, इनके मिलने का प्रूफ नहीं है, लेकिन रामानंदा के फॉलोवर थे ये बच्चे। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाबा गुरु नानक, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। आपको पता होगा सिखिज्म के संस्थापक बाबा गुरु नानक, वो बात अलग है, इन्होंने कभी भी ये नहीं बोला था कि मतलब धर्म बना दो एक, मतलब बाद में इनके मरने के बाद उसको धर्म बना दिया गया उनके फॉलोवर्स ने। उन्होंने बोला निर्गुण भक्ति प्रैक्टिस करो भाई, ठीक है, रब एक है, निर्गुण भक्ति प्रैक्टिस करो। उन्होंने सेक्रीफाइस, रिचुअल्स, इमेज वर्शिप, ठीक है, ये सब चीज़ें उन्होंने बंद कर दी, बिल्कुल बंद कर दी। उन्होंने बोला कि जो रब है ना उसकी कोई जेंडर है ना कोई फॉर्म है, बस आप रिसाइट करो नाम, ठीक है, बार बार शब्द बोलो वो, एंड आपको सेल्वेशन मिल जाएगी। राइट है, इसीलिए आज वो गुरुद्वारा वगैरह ये सब चीज़ें इसलिए बनी हुई है। ठीक है, संगत लगती है वहाँ पे, आप देखते हो भी होगे। इन्होंने अपने मरते टाइम बोल दिया था मेरे सक्सेसर होंगे ना वो होंगे अंगद होंगे बच्चे, जो इनके मेरे जो सक्सेसर होंगे वो अंगद होंगे। गुरु अर्जुन देव थे जिन्होंने बाबा गुरु नानक के द्वारा जो लिखी गई थी चीज़ें थी ना, उन्होंने और उनके बाद जो आए उन्होंने जो लिखी थी चीज़ें उसको प्रॉपर एक कंपाइल करा, जिसको आदि ग्रंथ साहिब के नाम से जाना गया। उसमें जो मंत्र है उनको गुरु बानी के नाम से जाना जाता है। कभी जाओगे कि किसी कोई पंजाबी दोस्त हो तो आपको इस बात का पता होगा। इसके बाद 9th सिख गुरु थे बच्चे गुरु तेग बहादुर, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, एंड ठीक है, ओके, गुरु गोविंद सिंह जी ने भी खालसा, जो आज हम देखते हैं ना सिखिज्म, मतलब जो वो खालसा, राइट, सिखिज्म खालसा, वो मूवमेंट इन्होंने साथ स्टार्ट करी थी। गुरु गोविंद सिंह ने, इन्होंने वही 5 केज वाला सिस्टम स्टार्ट करा था। तो जो पंजाब से हैं या फिर जो सिख हैं जरूर उसका आंसर देगी 5 के मतलब क्या होता है। मीराबाई, यहाँ से क्वेश्चन आया था, बहुत ही फेमस वुमेन पॉइंट थी जो भक्ति ट्रेडिशन फॉलो करती थी। ये भजन्स पे मतलब बहुत ज़्यादा फोकस करती थी। राजपूत प्रिंसेस थी मेरठ से, ठीक है। तो अब उसके बाद उनकी शादी मेवाड़ के राजा सिसोदिया राजा से हो गई थी। उसके बाद उन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, अपने माँ बाप को समझाया, छोड़ के बेसिकली चली गई कि वो कृष्णा की भक्ति करेंगे बच्चे। मीराबाई कृष्णा आपने सुना भी होगा, छोड़ के चली गई, बोला कि अब मैं कृष्णा की भक्ति करूंगी। ठीक है, ऐसा ये क्वेश्चन था कि उनके गुरु कौन थे। तो रायदास जो कि लेदर वर्कर थे, प्रोबेबली वो उनके गुरु थे। और ये बात दिखाती है कि किस तरीके से वो मतलब नॉर्मल कास्ट सोसाइटी के अगेंस्ट खड़ी होती थी। तो मतलब जो उनके गुरु है वही जब लेदर वर्किंग उससे काम कर रहे हैं, यानी वही शूद्र कैटेगरी में है, तो फिर क्या ही चाहिए। ठीक है, तो परफेक्ट एग्जाम्पल ये सेट करती है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे अपना भक्ति सूफी ट्रेडिशन में। मान सकता हूँ कि थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन बच्चे पढ़ने के अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है। 20-20 मिनट में कोई चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, मेरे हिसाब से इससे अच्छी कोई बात नहीं है। राइट, तो चलिए फिर अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। हाँ जी, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज चैप्टर 7। ये है विजयनगर एम्पायर के बारे में। जब भी आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप 2-3 पार्ट से मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ते हो। एक पार्ट इज दिल्ली सल्तनत, एक इज मुगल एम्पायर, एंड फिर साउथ में आप पढ़ते हो दैट इज विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर एक इंपॉर्टेंट एम्पायर है, बिकॉज भाई साउथ से जो क्वेश्चन आएंगे ना वो यहीं से आएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लिमिटेड है। वैसे अगर आप देखोगे, अगर आप साउथ की हिस्ट्री पढ़ोगे तो साउथ की हिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी मतलब हिस्ट्री है। मेरे हिसाब से जितनी हिस्ट्री साउथ की है उतनी शायद नॉर्थ की जो हम पढ़ते हैं नॉर्मली उतनी हिस्ट्री नहीं है। तो साउथ की बहुत ज़बरदस्त हिस्ट्री, लेकिन हमें लिमिटेड पढ़नी है, हमें विजयनगर एम्पायर से ही पढ़ना है, बिकॉज ये अपने एनसीईआरटी में भी है और ये अपने यूपीएससी के सिलेबस में भी यहीं से क्वेश्चंस ज़्यादा बनते रहे हैं। विजयनगर एक सिटी का नाम भी है जिसका मतलब लिटरल मतलब होता है मतलब सिटी ऑफ विक्ट्री। इसके अलावा ये एम्पायर का नाम भी है। ओके, ठीक है जी। जो रिवर कृष्णा और रिवर कृष्णा से लेके नीचे वाला जितना सारा पोर्शन है दैट इज अंडर विजयनगर एम्पायर। 17th-18th सेंचुरी में खत्म हो गई ये एम्पायर, पूरी तरह से खत्म हो गई थी, लेकिन फिर भी आज भी वहाँ के लोगों में जो वहाँ के लोग हैं कृष्णा तुंगभद्रा डाउब के लोग, जहाँ पे ये एम्पायर अपनी पीक पे थी जहाँ पे, तो वहाँ पे आज भी ये लोग मतलब इस एम्पायर को याद करते हैं। और अब तो ये जो हम्पी जो इसकी कैपिटल सिटी थी ये
एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, वेरी ब्यूटीफुल सिटी, वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, हम्पी की तरह इसको याद करते हैं। हम्पी जो नाम आया है वो उनका लोकल मदर गॉडेस पंपा देवी, वहां से नाम निकल के आया हम्पी। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, राइट है। अब हम्पी की डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। 1800 में लगभग हम्पी को दोबारा डिस्कवर करा कोलिन मैकेंजी ने। ठीक है, पहले धीरे धीरे छोटी मोटी इंफॉर्मेशन वहाँ पे प्रेजेंट थी, लेकिन जो पंपा देवी का जो टेम्पल है, श्राइन है, वहाँ से डिटेल कलेक्ट करी और फिर जाके मतलब वहाँ के जो पंडित थे ना, उनसे डिटेल कलेक्ट करी, फिर जाके एक एम्पायर के बारे में पता लगा। ठीक है, अब एम्पायर की स्थापना की बात कर लेते हैं। हरिहर एंड बुक्का ब्रदर्स, मोहम्मद बिन तुगलक, मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा थे, पिछले चैप्टर में हम उसकी बात कर रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जो दिल्ली सल्तनत थी वो मैक्सिमम एक्सपेंड करी, साउथ तक आ गई वो। ठीक है, तो हरिहर एंड बुक्का ब्रदर्स को मोहम्मद बिन तुगलक अपने साथ ले गया था, बिकॉज दे वर मतलब वेरी गुड ऑफिसर्स। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर ही जो एम्पायर थी वो डिसइंटीग्रेट करना भी शुरू कर दी थी। ठीक है, तो उस डिसइंटीग्रेशन में ये हरिहर एंड बुक्का ब्रदर्स मोहम्मद बिन तुगलक से भाग के आ गए और आके अपनी खुद के एम्पायर बनाए, जिसका नाम था विजयनगर एम्पायर 1336। ठीक है जी, कौन से वाले एरिया में? वो एरिया मैंने बताया था अपना, जो इधर वाला है कृष्णा रिवर के आसपास वाला एरिया। धीरे धीरे एम्पायर बड़ी होती रही, वो लड़ाइयाँ जीतते रहे, बड़ी होती रही। ठीक है जी, इनके आसपास और भी लोग थे, जैसे कि दक्कन के रूलर थे, गजापति के रूलर्स थे। ठीक है, लड़ाइयाँ होती थी, फर्टाइल लैंड को लेके लड़ाइयाँ होती रहती थी। ठीक है जी। अच्छा, विजयनगर एम्पायर का दूसरा नाम कर्नाटका साम्राज्यमु भी है। बाई चांस पेपर में क्वेश्चन आ जाए कोई अलग अलग जगह पे, इसका नाम कर्नाटका साम्राज्यमु भी यूज करा गया है, विजयनगर एम्पायर हम बोल रहे हैं, तो बाई चांस कभी पेपर में प्रश्न आ जाए। ये देखो, ये आपने देखा होगा, देखो अंदर आपको देखोगे तो मंदिर सा दिख रहा है, बाहर दिस इज एन एंट्री गेट, इसको बोलते हैं गोपुरम। मैं आगे इसके बारे में बात करूंगा। एंट्रेंस टू द टेम्पल्स आर नोन एज गोपुरम्स। ये एक विजयनगर एम्पायर का बहुत ही जबरदस्त मतलब आर्किटेक्चर नमूना है, जो साउथ की तरफ जितनी भी आर्किटेक्चर डेवलपमेंट हुई है ना, उसको हम बोलते हैं द्रविडियन आर्किटेक्चर, द्रविडियन आर्किटेक्चर। ठीक है, तो द्रविडियन आर्किटेक्चर का नमूना है गोपुरम्स। दीज आर एंट्रेंस गेट, द ग्रैंड एंट्रेंस गेट, राइट। हाँ, इसी एम्पायर के बाद चोला, होसलिया, कर्नाटक, ये मतलब ये वही वाला एरिया है जहाँ पे चोलाज रहते थे, होसलिया रहते थे। ठीक है, उसके बाद विजयनगर एम्पायर आ गई। ठीक है, इन्होंने बहुत जगह टेम्पल बनाए, जैसे कि एग्जांपल है बृहदेश्वरा टेम्पल, थंजावुर टेम्पल, चनकदेश्वर टेम्पल, ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, राइट। जो विजयनगर के रूलर्स थे, जो अपने आप को रायाज बोलते थे, राजा अपने आप को रायाज बोलते थे, उन्होंने जो इनके मंदिर बनाने के ट्रेडिशन थे, चोला पल्लवा, इनके सबके जो ट्रेडिशन थे, इसको कंटिन्यू रखा और इसको अलग लेवल पे लेके गए। ठीक है, जैसे इनमें गोपुरम वगैरह बना दिए। इसके अलावा सेठीज मैंने बताया था, कुदरई सेठीज या फिर हॉर्स मर्चेंट्स। ठीक है, ये वर्ड, दिस वर्ड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि कुदरई सेठीज क्या होते थे, हॉर्स मर्चेंट हुआ करते थे। इसके अलावा विजयनगर एम्पायर को जाना जाता था स्पाइसेस, टेक्सटाइल या फिर प्रीशियस स्टोन में भी ट्रेड होता था यहाँ से। ये वो चीजें हैं जो स्टेटमेंट वगैरह में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब विजयनगर एम्पायर में बात करें डायनेस्टीज के बारे में, सबसे पहले डायनेस्टी थी संगम डायनेस्टी, उसके बाद आई सलुवा डायनेस्टी, उसके बाद आई तुलुवा डायनेस्टी। ठीक है, तुलुवा डायनेस्टी के राजा रहे कृष्णदेव राय, जो कि सबसे फेमस राजा थे। जो तेनाली रामाकृष्णा थे, वो यही इधर है, कृष्णदेव राय की कोर्ट में हुआ करते थे, राइट है। ठीक है, इनके टाइम पे काफी लड़ाइयाँ हुई, इन्होंने जीता, उड़ीसा वाला एरिया इन्होंने जो जीता, इन्होंने बीजापुर जीता। कृष्णदेवराय ने बहुत बड़े बड़े गोपुरम्स बनाए, साउथ इंडिया मतलब आर्किटेक्चर डेवलपमेंट में बहुत काम करा इन्होंने। ठीक है, इन्होंने एक सिटी भी बनाई जिसका नाम था नंगलापुरम, उनकी मदर के नाम पे इन्होंने बनाई थी नंगलापुरम सिटी। ठीक है जी, लेकिन कृष्णदेव राय के बाद में सारा मामला खत्म हो गया, बिकॉज जो इसके सबॉर्डिनेट्स आए दे वर नॉट गुड। ठीक है, बिकॉज उस टाइम पे नायक्स, अच्छा जैसे राजा थे ना, नायक्स जो थे दीज आर मिलिट्री चीफ, उन्होंने रिबेल करना स्टार्ट कर दिया और अल्टीमेटली मतलब कोई राजा सस्टेन नहीं कर पाया, और 1565 में रामा राय, ठीक है, ये चीफ मिनिस्टर थे विजयनगर एम्पायर के, उनके टाइम पे बैटल हुई रक्साई तंगड़ी बैटल या फिर तालीकोटा बैटल बोला जाता है। ये वो बैटल है जिसके बाद विजयनगर एम्पायर एक तरीके से खत्म हो गई।
ठीक है, इसके साथ विजयनगर एम्पायर खत्म हो गया बिकॉज इनको हरा दिया बहमनी किंगडम्स ने। बहमनी किंगडम्स कौन थी? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, ये सब मिला के बनाती थी बहमनी किंगडम। इसके बाद बेसिकली विजयनगर एम्पायर खत्म हो गई। बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, उस टाइम पे कौन राजा था, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट। जो आर्मीज थी उसने बेसिकली विजयनगर एम्पायर को पूरा ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, मैंने बताया ना जो आर्मी चीफ थे वही वही रिबेल हो गए, मतलब वही रिबेलियस हो गए। ठीक है, अगर वो ठीक रहते तो शायद किंगडम को कभी कुछ ना होता। ठीक है, वो मतलब समझ रहे हो, आपस की फूट की वजह से सारा मामला खत्म हुआ। ठीक है, एक सिस्टम एग्जिस्ट करता जिसका नाम था अमर नायक सिस्टम। ये एक पॉलिटिकल इनोवेशन थी विजयनगर एम्पायर की। मतलब दिल्ली सल्तनत का जो इख्ता सिस्टम था ना, वो उस जैसा ही था। इख्ता सिस्टम क्या होता था कि लोगों को सैलरी के बदले लैंड दे दी जाती थी, है ना, और वहीं से आप अपना खर्च निकालते थे, ये सब करते थे। तो अमरा नायक का सिस्टम में अमर में क्या था, अमर नायक मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे जिनको टेरिटरी दे दी जाती थी राजा के द्वारा, वहां से वो टैक्स लेते थे। ठीक है, जो भी वहाँ पे लोकल किसान है, क्राफ्ट पर्सन है, ट्रेडर है, वहां से टैक्स लेते थे। उसमें से कुछ पैसे वो अपने पास रखते थे जो अपने पर्सनल यूज के लिए, आर्मी मेंटेन करने के लिए, सब चीजें, और बाकी पैसे वो राजा के पास भेज देते थे। ठीक है, इख्ता सिस्टम भी ऐसा ही होता था। तो इस सिस्टम का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये सिस्टम बाद में खत्म हो गया बिकॉज बहुत सारे नायक्स ने, ठीक है, अपनी इंडिपेंडेंट किंगडम ही बना दी। उसने कहा टैक्स हम कलेक्ट कर रहे हैं, राजा हम ही हैं, हम नहीं दे रहे ऊपर किसी को। ठीक है, तो एक ये भी रीजन रहा कि विजयनगर एम्पायर ज्यादा लंबी नहीं चल पाई बिकॉज ये सिस्टम फेल कर गया यार। ठीक है, एक बहुत ही फेमस बात है विजयनगर के बारे में कि उन लोगों ने इरिगेशन पे बहुत ज़्यादा काम करा। तुंगभद्रा रिवर पे उन्होंने डैम बनाई, एक टैंक बनाया, कमलापुरम टैंक। ठीक है, उस टैंक से सिंचाई भी होती थी और शहर को भी पानी मिलता था। ठीक है, लोकल पॉपुलेशन को भी पानी मिलता था। हिरिया कैनाल थी, ये कैनाल डैम से पानी उठाती थी और तुंगभद्रा मतलब डैम से पानी उठाती थी और वहाँ पे सारे एरिया तक पानी पहुंचाती थी। मतलब इरिगेशन सिस्टम में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम करा है बेसिकली। अब्दुल रज्जाक जो कि एक एम्बेसडर थे, पर्शिया के रूलर ने यहाँ पे भेजा था कोईकोडे, यानी अपने विजयनगर एम्पायर का पार्ट कोईकोडे, आज का कोईकोडे, उस टाइम का कैलीकट। ठीक है, उन्होंने बताया कि वहां विजयनगर एम्पायर वाज कंप्लीटली फोर्टिफाइड। ये देख रहे हो, दिस इज फोर्टिफाइड, फोर्टिफाइड थे वो। ठीक है, और सिर्फ एक लेयर नहीं थी फोर्टिफिकेशन की, 3 लेयर हुआ करती थी। ठीक है, यहाँ तक कि जो एग्रीकल्चर लैंड थी ना वो भी फोर्टिफाइड थी बिकॉज यहाँ पे जो सारी लड़ाई थी विजयनगर एम्पायर में, वो लड़ाई ही एग्रीकल्चर लैंड की थी बिकॉज दिस वॉज वेरी फर्टाइल एरिया। ठीक है, तो उनको भी फोर्टिफाई कर रखा था। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड्स तक फोर्टिफाई कर रखा था। ठीक है, 3 थी, फर्स्ट वॉल, सेकंड वॉल, थर्ड वॉल। बताऊंगा क्या क्या सिस्टम था इन वॉल्स का भी। ठीक है, ओके। इसके अलावा एक सेंटर मैं बताऊंगा अभी, द सेक्रेट सेंटर एंड अर्बन सेंटर, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे क्या क्या था। पहली फोर्टिफिकेशन लाइन बार बार वाली एग्रीकल्चर यहाँ पे। फिर सेकंड फोर्टिफिकेशन होती थी जब अंदर, वो अर्बन कोर बोलते हैं, शहर वाला एरिया जहाँ पे मेन एक्टिविटी होती है, अर्बन कॉम्प्लेक्स, उसके अराउंड थी। फिर उसके अंदर हुआ करता था रॉयल सेंटर जहाँ पे मेन मतलब राजा वाजा रहते थे। तो मतलब हर में मतलब फोर्टिफिकेशन है, 3 लेयर ऑफ फोर्टिफिकेशन कर रखी थी। तो मतलब इतना ईजी नहीं था उनको मतलब वहाँ अंदर तक पहुंच पाना और सिटी को डिस्ट्रॉय कर पाना। ठीक है, प्रॉपर गार्ड होते थे, मतलब ऐसे प्रॉपर गार्डिंग थी। फोर्टिफिकेशन के बाद यही तो है कि एक ही रास्ता बच गया जहां से आ सकते थे। और पहले की दीवारें ऐसी छोटी मोटी कोई दीवारें नहीं हुआ करती थी, पहले की दीवारें भी अच्छी खासी बड़ी बड़ी दीवारें हुआ करती थी, उनको फांदना इतना मुश्किल नहीं था। ठीक है, ठीक है। अब बताते हैं अर्बन कोर के बारे में। आप अंदर जाओगे तो अर्बन कोर में घुसते हो। अर्बन कोर एक ऐसा एरिया था जहाँ पे मतलब बेसिकली सारी मेन एक्टिविटीज हुआ करती थी। वहाँ पे छोटे छोटे टेम्पल्स भी थे, श्राइन्स भी थे। ठीक है, अलग अलग टाइप के कम्युनिटी के लोग वहाँ पे रह रहे थे, इस बात के प्रूफ्स है। वहाँ पे रेन वाटर टैंक्स भी थे, वहाँ पे टेम्पल्स में भी टैंक थे। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो। रॉयल सेंटर, अब आता है रॉयल सेंटर। नाम से आपको समझ में आ रहा है, रॉयल सेंटर में 60 टेम्पल थे। ठीक है, इन टेम्पल पे बहुत पैसा खर्च करा गया है रूलर्स द्वारा, तो वहाँ पे 60 टेम्पल थे। रॉयल सेंटर के अंदर ही एक चीज़ थी, महानवमी डिब्बा। ये पेपर का प्रश्न है बच्चे, रिसेंटली मेरे हिसाब से एनडीए में आया था ये वाला प्रश्न। महानवमी डिब्बा क्या था? एक रेज्ड प्लेटफॉर्म था बच्चे, एक स्टेज टाइप में था जहाँ पे एक्टिविटीज हुआ करती थी। ठीक है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर था ये मतलब हाई डबल वॉल से कवर था पूरा।
ठीक है, ये मतलब महानवमी, आप समझ पा रहे हो, हाईएस्ट पॉइंट सिटी का जो था वहां पे महानवमी डिब्बा लोकेटेड था। ये देख लो यहाँ पर है, मैसिव प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, स्क्वायर 11,000 स्क्वायर फीट का अप्रोक्सीमेटली बना हुआ है। यहाँ पे बोला जाता है महानवमी, जो अपनी आप फेस्टिवल होता है, आपने सुना भी होगा महानवमी। ठीक है, 10 डे फेस्टिवल है ऑटम मंथ में, जिसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। दशहरा भी बोलते हैं, दुर्गा पूजा बंगाल में बोलते हैं। ठीक है, उस टाइम का ये सारा सिस्टम है। ये उस टाइम पे यहाँ पे इवेंट होते थे, इस महानवमी डिब्बा पे इवेंट हुआ करते थे। ठीक है, इसमें राजा बेसिकली अपनी पावर दिखा रहा है, मतलब बेसिकली राजा को गिफ्ट दिए जा रहे हैं, सेक्रीफाइसेस हो रहे हैं एनिमल्स के। ठीक है, वर्शिप हो रही है, ये सब चीज़ें हो रही है। ठीक है, और लास्ट वाले दिन जब आखिरी दिन हुआ करता था, तो नायक्स थे, यानी जो मिलिट्री चीफ या मिलिट्री कमांडर्स हुआ करते थे, एक ओपन सेरेमनी होती थी जिसमें वो राजा को गिफ्ट देते थे, जिसमें वो राया को गिफ्ट देते थे। ये सारे प्रोसेस महानवमी डिब्बा पे हुआ करते थे। समझ रहे हो, ग्रैंड सा स्टेज बना हुआ था जहाँ पे मेन एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है। इसी रॉयल सेंटर के अंदर एक था लोटस महल। लग तो ऐसा रहा है कि लोटस महल की कुछ रोमांटिक सा प्लेस मिलेगा, लेकिन कुछ रोमांटिक नहीं था। दिस इज लोटस महल बच्चे, दिस इज लोटस महल। प्रोबेबली ये वो जगह थी जहाँ पे राजा, मतलब राजा की काउंसिल ऑफ चैम्बर बैठती थी। ठीक है, राजा के मिनिस्टर लोग बैठते थे, ये थी। ठीक है, ओके। रॉयल सेंटर में भी बहुत सारे मंदिर थे, प्रोबेबली उन मंदिर को राजा खुद यूज करा करते थे। ठीक है, ये देखो, लोटस महल में एलिफेंट स्टेबल्स भी थे, अस्तबल। कितने सुंदर है ये भी। उस टाइम के सोच के देखो, आज तो कितने पुराने हो गए, तब ऐसे दिख रहे, सोच के देखो उस टाइम पे क्या रहे होंगे। अब बात करते हैं हजारा रामा टेम्पल, आप देख लो खुद ही। ठीक है, हजारा रामा टेम्पल बहुत ही फेमस टेम्पल है बच्चे। ये प्रोबेबली ये सिर्फ राजा द्वारा यूज करा जाता था। इसमें मतलब जो एक मेन भगवान थे उनकी तो वो मिसिंग है कि कौन से भगवान हुआ करते थे, लेकिन इनके जो सीन्स है, रामायण के सीन्स बेसिकली यहाँ पे है। हजारा रामा टेम्पल, नाम समझ रहे हो, हजार स्कल्पचर्स है रिलेटेड टू रामायण बच्चे। क्लियर है, ओके। थोड़ा सा और अंदर जाएंगे तो एक हुआ करता था सेक्रेड सेंटर, जहाँ पे मंदिर मंदिर ये सब हुआ करते थे ना, मेन मंदिर मंदिर ये सब हुआ करते थे, ये हुआ करते थे सेक्रेड सेंटर। ठीक है, चलो जी। ये टेम्पल्स की हिस्ट्री साउथ इंडिया में बहुत पुरानी है। पल्लवा से लेके चालुक्य से लेके होसले चोला, जिन सब ने मतलब टेम्पल बनवाए हैं, बहुत टेम्पल बनाए हैं। और विजयनगर एम्पायर के टाइम पे उसको थोड़ा सा और मतलब वो बूस्ट मिल गया था। ठीक है, विरूपुक्षा या पंपा देवी के टेम्पल था यहाँ पे, बताया ना, हम्पी जो आज हम जानते हैं। ठीक है, जितने भी राजा थे ना, वो बेसिकली राज भगवान के नाम पे करा करते थे। ठीक है, जितनी भी चीजें साइन होती थी, श्री विरूपक्षा, श्री विरूपक्षा मतलब समझ, भगवान के नाम के साइन हो रहे हैं। राजा वाज इक्विवेलेंट टू दैट ओनली। ठीक है, बिकॉज ऐसा था कि राजा के क्लोज रिलेशंस होते हैं उनके साथ, ये सारा सिस्टम था। विरूपक्षा टेम्पल का बच्चे ये व्यू है। गोपुरम मंडपा देखा है? ये दिस इज गोपुरम। ठीक है, मंदिर अंदर है, दिस इज एंट्रेंस गेट। ठीक है, यहाँ पे होल, अब तो इसमें तो नहीं है, एक होल टाइप स्ट्रक्चर गोपुरम से यहाँ को कनेक्ट करने वाला होल टाइप स्ट्रक्चर, उसको बोलते थे मंडपा। ठीक है, मंदिर के अंदर भी टैंक वैंक हुआ करते थे। और जो फाइनली जो मेन जहाँ पे भगवान रह रहा है, डाइटी मंदिर के अंदर जो डाइटी रह रहा है, उसको बोलते थे वो क्या बोलते थे, उसका नाम बोल रहे हैं, उसका नाम याद आएगा बताऊंगा। मंडप हो गया, गोपुरम हो गया, विमासा बोलते थे शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है विमासा बोलते थे उसको। ठीक है, बाकी आई एम नॉट श्योर। विरूपक्षा टेम्पल आपको पता लग गया, इन्हीं के टाइम पर है। विरूपक्षा टेम्पल का जो गेट है वो कृष्णदेव राय ने बनवाया था बच्चे। ठीक है, जबरदस्त, द ग्रैंड गेट। ठीक है, चलो जी। ये देखो, एक है विट्ठल टेम्पल, बहुत ही फेमस है बच्चे ये। यहाँ पे बहुत लोग, जब भी लोग जाते हैं विजयनगर एम्पायर घूमने, यहाँ पे फोटोज जरूर खिलाते हैं, मतलब जरूर खिंचाते हैं। ठीक है, ओके। इसके अलावा यहाँ पे मतलब ठीक है, भगवान की इमेज इमेज है। इसके अलावा मंदिरों को यूज करा जाता था, बहुत अलग सोशल पर्पसेस के लिए भी यूज करा जाता था बच्चे मंदिरों को ना। देखो, स्विंग पवेलियन, विट्ठल टेम्पल में विट्ठल भगवान की पूजा होती थी। विट्ठल भगवान विष्णु के एक रूप है बच्चे, जिनकी आज भी पूजा होती है महाराष्ट्र में। ये देख लो, गोपुरम, गोपुरम में गेट है ये, गेट इतना ग्रैंड बनाता था बच्चे। ठीक है,
सबसे बड़ी बात ही गेट थी इसमें, गोपुरम्स, गोपुरम्स बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, चलो और देखते हैं और क्या है अब विजयनगर एम्पायर में। वैसे तो मोस्टली चीजें हो गई हैं, अब देखते हैं क्या बचा हुआ है। जितनी भी चीजें आपके पास है वो हाईलाइट जो आपको मैं पीडीएफ दूंगा, उस पीडीएफ से आप पढ़ लोगे तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चीजें तो पता नहीं क्या क्या हो सकती हैं, लेकिन आप एनसीईआरटी को एक बार नोट्स वगैरह जरूर देख लेना। तो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड विजयनगर एम्पायर। 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो हमने सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। हाईलाइटेड जो पोर्शन है, इस पोर्शन को पढ़ के चले जाना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे। एक एनसीईआरटी की पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, वहां से आपको ये सारी चीजें पढ़ लेनी है। हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ लेना, हाईलाइटेड वाली मैं आपको पीडीएफ दूंगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। हाँ जी, तो अपना नेक्स्ट चैप्टर अब आता है चैप्टर नंबर 8, पीजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट। इसमें अगर मैं मोटा मोटा बताऊं, इसमें सोसाइटी के बारे में डिस्कस करा जाएगा, कैसे मुगल्स के टाइम पे सोसाइटी चल रही है। ये मुगल एम्पायर के टाइम की सोसाइटी है मोटी मोटी पूरी। कौन कौन मतलब कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, कैसे ओवरऑल मतलब एक सोसाइटी रन करती है, ये उस चीज के ऊपर चैप्टर है। किसानों को क्या बोला जाता था, मंत्री को क्या बोला जाता था। ठीक है, आईने अकबरी किताब के बारे में है, अकबरनामा के बारे में है, ये सारी बातें हैं। ओवरऑल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे तो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज इस चैप्टर में है जो हमें पता होनी चाहिए, जो एक यूपीएससी का ट्रेंड है, जैसे यूपीएससी पूछता रहा है वैसे मतलब काफी टर्म्स हैं इसमें जो वी शुड नो। अगेन मैंने सेम काम कर दिया है, मैंने चीजों को हाईलाइट कर दिया है। स्टार्टिंग में अगर आप चैप्टर को पढ़ोगे तो जर्नल सी बातें मिलेगी, जर्नल सी बातें में आप लोगोगे ओहो इसमें मैं क्या पढ़ूं, लेकिन धीरे धीरे जाओगे तो आपको काफी चीजें पता लगेंगी। जैसे मैंने बताया आईन अकबरी, इन शॉर्ट इसको बोलते हैं आइन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे बच्चे, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इसके बारे में। 8 सेक्शन में इस उसमें अबुल फजल थे जो कि अकबर की कोर्ट के नवरत्न में से एक थे, उन्होंने ये लिखी है। ये किताब डील करती है पूरी अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मतलब इन शॉर्ट स्टेट के बारे में बताती है। उस टाइम पे स्टेट कैसी एग्जिस्ट कर रही थी, क्या क्या चीजें स्टेट में हुआ करती थी, क्या कल्टीवेट करते थे, मतलब सब कुछ, रेवेन्यू से लेकर सब कुछ ये बात बताती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। अच्छा, और अच्छा अब ये बात मैंने एक कल परसों या पता नहीं इसी चैप्टर की किसी वीडियो में बोल रहा था मैं कि पहले जो किताबें लिखवा रहे हैं वो किताबें बेसिकली राजा लिखवा रहे हैं, है ना। तो वो राजा साहब सारी बातें अपनी तारीफ लिखवा दें या झूठ लिखवा दें, कैसे इस चीज को हम वो कर सकते हैं, मतलब प्रूफ रीड कर सकते हैं कि सच में यही बात ठीक थी। आईन अकबरी में जो किताब लिखी गई, आईन अकबरी में जो डेटा है, जो भी बातें हैं, वो सब एकदम वैलिड है, एकदम एक्यूरेट है, मतलब काफी हद तक एक्यूरेट है। बिकॉज ये जो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम पे है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड्स में भी सेम बातें हैं, कोई और जो आज हमें रिकॉर्ड मिले हैं, जमींदारों के रिकॉर्ड मिले हैं, उसमें भी सेम बातें हैं। तो मतलब ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो आईन अकबरी जो किताब लिखी गई, ये मतलब मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स अपने पास मौजूद है उस समय का। ठीक है, इसको मैंने बताया ना अलग अलग मतलब जगह से इसको वो करा जा चुका है। ठीक है जी, चलो जी अब बात करते हैं थोड़ी सी इंडो पर्शियन टर्म, मतलब मुगल एम्पायर में बहुत ज्यादा यूज होती रहती थी। जैसे कि पीजेंट को बोलते थे रियायत, पीजेंट को बोला जाता था बच्चे रियायत। तो ये टर्म्स, दीज टर्म्स आर इंपॉर्टेंट। रियायत, ठीक है, प्लूरल में रियाया या मुजरियन, मुजैरीन, जो भी मतलब मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हीं को किसान या असामी ये बोलते थे। तो दिस टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दो टाइप के किसान हुआ करते थे, खुद खास्ता एंड पाही खास्ता। खुद खास्ता जब अपने गांव में, वो ये पेपर में आ सकता है कि खुद खास्त किसान कौन से थे, जब अपने गांव में खेती कर रहे हैं खुद की जमीन पे। ठीक है, पही खास्ता जब वो कॉन्ट्रैक्ट लेके किसी और जमीन पे कहीं और जाके खेती कर रहे हैं, खुद खास्ता एंड पही खास्ता बच्चा। ठीक है, यही बात में लिखी है, खुद के विलेज में और दूसरे नॉन रेजिडेंट कहीं और जाके खेती करे, ये वाली बात। ठीक है, ये मतलब टर्म्स पूछेगा पेपर में। ठीक है, मॉनसून, जैसे आज का किसान भारत का मॉनसून पे डिपेंडेंट होता है, उस टाइम भी किसान मॉनसून पे डिपेंडेंट हुआ करता था, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कुछ आर्टिफिशियल मीडियम से बनाए हुए थे इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए। देखा हजारों दफा आपको, कनाल्स को, जैसे आज भी आपने सुना होगा हरियाणा वगैरह में यूज करते हैं वर्ड नहर, कैनाल्स,
ठीक है, जो इरिगेशन मतलब जहाँ से पानी मेन किसी डैम से खेत तक पहुंचाने का काम नहर करती है, कैनाल करती है। हरियाणा में बहुत ही कॉमन टर्म है, इसी को नाला भी बोलते थे, इसी को शाहंदर भी बोलते थे पंजाब में। ठीक है जी, ठीक है जी। एग्रीकल्चर मतलब साल में 2 बार होता था, वही खरीफ एंड राबी वाला वो था। साल में 2 बार हुआ करता था, दो फसला, इसलिए बोला जाता है कि साल में 2 बार फसल हो रही है, तो वर्ड यूज करा जाता था दो फसला। खरीफ एंड राबी सीजन, ठीक है, ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन, ये वर्ड उसी टाइम के यूज होते आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ की फर्टिलिटी काफी अच्छी थी, जो क्रॉप अच्छी क्रॉप होती थी उसके लिए यूज करते थे वर्ड जिन्स ए कामिल। वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। जिन्स ए कामिल किस लिए यूज होता था? जो परफेक्ट क्रॉप हुआ करती थी। ठीक है, जो कॉटन थी वो अपने डेक्कन प्लेट्यू में ज्यादा उगती थी, इसके अलावा वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा शुगर उगता था। बाई चांस स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाइए कि मुगल्स के टाइम पे ये होता था, तो आपको पता लग गया। ठीक है, ये और बहुत सारी जो क्रॉप्स थी वो बाहर से भी आई थी, जैसे मेज, मक्का, ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था अफ्रीका एंड स्पेन से होके। राइट है, इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स, टोमेटो, पोटैटो, चिल्लीज, ये सब इंट्रोड्यूस हुई थी जब धीरे धीरे, जैसे कुछ फ्रूट, पाइनएप्पल, पपाया, जब बाहर के लोग भारत में आए, चाहे वो फिर यूरोपियन है चाहे कोई और हो। राइट, विलेज कम्युनिटी की बात करें, एक बहुत ही पॉपुलर टर्म पंचायत। ठीक है, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कम्युनिटी, जो विलेज कम्युनिटी हो करती थी, एक कल्टिवेटर्स, एक पंचायत एंड विलेज हेडमैन, जिसको जिसको मुकद्दम और मंडल बोला जाता था। पेपर में प्रश्न पूछ लेगा बाई चांस, तो क्या है भाई, तो आपको पता होगा। जो एग्रीकल्चर लेबर होते थे, जैसे आज अब मजदूर बोलते हैं मयूर, तो आप समझ रहे हो उस टाइम की टर्मिनोलॉजीज ही आज हम यूज कर रहे हैं बच्चे, उस टाइम की टर्मिनोलॉजीज ही आज हम यूज कर रहे हैं। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मैंने आपको बता दिया है। एनसीईआरटी में सबसे बड़ी दिक्कत है कि चीजें हैफर्ड वे में है, लिंक्ड नहीं है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। बस बाकी इसके अलावा एनसीईआरटीज आर गुड। जो स्क्वेंजर्स होते हैं, साफ सफाई जो वाले जो आज लोग होते हैं, उनको बोलते थे हलाल खुरन, पेपर में आ सकता है प्रश्न। इसके अलावा जो बोटमैन होते थे, लिटरल मीनिंग है बोटमैन जो होते थे, मल्लाजाद्स, मतलब इनकी हालत काफी बुरी थी, दे आर लाइक स्लेव्स ओनली। ठीक है, लेकिन ये वर्ड्स, दीज वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। पंचायत को मैंने बताया था, पंचायत को हेड करने वाला जो आज के टाइम पर सरपंच है, उसको मंडल या मुकद्दम बोलते थे, जैसे जो आज हम सरपंच बोलते हैं। इसके अलावा जो विलेज के जो मतलब प्रॉपर बाउंड्री का ध्यान रखे, अकाउंटेंट होता है, जिसको हम पटवारी बोलते थे उस टाइम पे। पटवारी आज भी टर्म यूज होती है बच्चे, पटवारी। ठीक है, ओके। पंचायत, जैसे आज आप देखते होगे, पंचायत का सिर्फ मतलब वो नहीं था कि आपकी लैंड वैंड को डिवाइड करे, वो सिस्टम नहीं था। पंचायत एक मतलब सोशल कामों के लिए यूज होती थी, जैसे कि जो शादी ब्याह होती थी, पंचायत की पूरी प्रेजेंस में होनी चाहिए वो। अगर आप उसमें कुछ गड़बड़ करोगे तो आपको गांव से, अपनी कम्युनिटी से निकाला भी जा सकता है। जो आज भी हरियाणा में दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन। अब बिकॉज नॉर्थ इंडिया में काफी, आप समझ रहे हो, दिल्ली के आसपास वाली जगहों पे वो चीजें आज भी प्रोमिनेंट है। इनफैक्ट दिल्ली में नहीं है, बिकॉज दिल्ली में बाहर के कल्चर के लोग ज्यादा आके बस गए हैं। लेकिन जो एक्चुअल आपको देखना है, जो चीजें, आप हरियाणा वाले एरिया में जाओ, यूपी के वेस्टर्न एरिया में जाओ, यही वाली चीजें आपको दिखेंगी। ठीक है, तो विलेज कम्युनिटी में पंचायत की इंपॉर्टेंस थी बच्चे, मतलब एक इंपॉर्टेंट वो थी। ठीक है, अच्छा, मतलब सजाए तौर पे बहुत बार अनपेड लेबर, मतलब पंचायत सजा भी दे सकती थी। ठीक है, जिसको बेगर बोलते हैं, यहीं से बेगरी आया, अनपेड लेबर्स, ये सजा के तौर पे यूज होती थी बच्चे, इस टाइप की चीजें। आपको सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा वहां से पढ़नी है, सिर्फ हाईलाइटेड पीडीएफ पढ़नी है। ठीक है, एक एंड अलॉटमेंट ऑफ लैंड। ठीक है, इसके अलावा वेस्ट, ये मतलब पंचायत डिसाइड करती थी। जो आज भी आप गांव में देखते होगे ना, कुछ जमीन पंचायत की जमीन होती है, वो किसी की नहीं होती, वो पंचायत की जमीन होती है गांव में। तो वही सब, ये सब बातें बता रहे हैं। ठीक है, कुछ जमीनें उस टाइम पे दी गई आर्टिस्ट को, जो आर्टिशियंस वगैरह है, कारपेंटर वगैरह, इनसे मतलब सिर्फ किसान के पास जमीन क्यों जाएगी, जो और भी लोग काम कर रहे हैं उनके पास भी जमीनें दी गई, उनको प्रॉपर उनके राइट्स दे दिए गए, हेरिडेटरी बना दिया गया उन जमीनों को। ठीक है, और ये जो सिस्टम है ना, इसको बोलते हैं बच्चे जजमानी सिस्टम। जजमानी सिस्टम बाद में पता लगता है जजमांस। ठीक है, मतलब लोगों को लैंड दी जाती थी उनके काम के बदले। जजमानी सिस्टम, मैं इसको हाईलाइट करना भूल गया था। क्या हो गया है, बड़ा हो गया क्या? चलो जी। आपके लिए चीजें मैंने इतनी इजी बना दी है ना, पूछे मत।
अच्छा, वुमेन का रोल भी दिखाया गया है। वुमेन का रोल अलग होता था, मोस्टली घर वगैरह संभालने का काम, गृहस्थी, मतलब जो आज वर्ड हम यूज करते हैं घर गृहस्थी, वुमेन के हाथ में होता था ज्यादा। वुमेन की उसी चीज में ज्यादा थी, मतलब ना रोयल, मतलब मेल बीइंग हेड ऑफ द सोसाइटी, मेल घर का हेड होता था, लेकिन गृहस्थी संभालने का काम उस टाइम की सोसाइटी में वुमेन का हुआ करता था। डेंस फॉरेस्ट को जंगल बोला जाता था, जो थोड़े से खाली से फॉरेस्ट है या स्क्रब लैंड है उसको खरबंदी बोला जाता था। खरबंदी। देखो पेंटिंग बनाई गई है, शिकार विकार पे निकले है राजा, देख ना। इसके अलावा फॉरेस्ट मतलब बहुत बार ऐसी होती थी जहाँ पे लोग भाग जाते थे, मतलब रेफ्यूजी टाइप के लोग, मतलब समझ रहे हो अपनी, मतलब जिसको भागना है यहाँ से तो जंगलों में जाके छिप जाता था, बहुत कॉमन था उस टाइम पे। प्लेस फॉर रेफ्यूजी, मावाज बोलते थे उसको। पेशकश, नाम से पता लग रहा है कुछ गिफ्ट दिया जा रहा है, पेशकश, ठीक है, ये दिया जाता था। मतलब पेशकश फ्रॉम फॉरेस्ट पीपल ऑफन इंक्लूड सप्लाई ऑफ, मतलब ठीक है, पेशकश लेवी किया जाता था। ट्राइब्यूट था बेसिकली, मतलब देखो इसमें लिखा हुआ है, पेशकश की डेफिनेशन लिखी हुई है कि मुगल, मतलब काइंड ऑफ टैक्स मान लो, कुछ भी मान लो, मतलब इस टाइप की चीज, ठीक है। पेशकश, राजा को पेश करा जा रहा है वो। क्लियर है मामला? जितनी भी नॉन इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने हटा दिया ताकि आपके लिए बिल्कुल क्रक्स बच जाए। जमींदारी सिस्टम हुआ करता था बच्चे, जमींदारी सिस्टम ना, बाद का जमींदारी सिस्टम अलग होगा, पहले वाले जमींदारों की औकात काफी हुआ करती थी, ठीक है। मतलब जमींदार होना मतलब अपने आप में एक मतलब बड़ी टर्म थी काफी ना, मतलब काफी वो सोशल एंड इकोनॉमिक प्रिविलेजेस वो बंदा एंजॉय करता था, ऐसे नहीं, मतलब हर कोई जमींदार नहीं बनता था। मतलब जमींदार होना उस टाइम पे एक बड़ी बात थी, उसके पास लैंड होती थी, उस अच्छी खासी लैंड होती थी, बाकी किसान उस पर खेती करते थे, उनको वो काइंड ऑफ सैलरी दे रहा है, लेबर दे रहा है, ठीक है। अच्छा, कुछ वो सोसाइटी के लिए भी कुछ करते थे, इसको खिदमत बोलते थे, राइट, मतलब कुछ चीज़ें वो प्रस्तुत किया जाते थे। जमींदारों के पास बहुत बड़ी बड़ी लैंड होती जिनका नाम था मिल्कियात। मिल्कियात मतलब था प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ जमींदार, मिल्कियात, ठीक है। बहुत सारे जमींदारों के खुद के फोर्ट हुआ करते थे, राइट, जिसका नाम था किलास। दिस इज किलास, जो आज हम देखते हैं, फोर्ट हुआ करते थे, खुद की आर्मी हुआ करती थी, उनकी कैवलरी, आर्टिलरी, इन्फेंट्री, समझ रहे हो ना। मतलब यही कुछ कुछ जमींदार बाद में जाके राजा वाजा बन गए किसी पर्टिकुलर छोटी छोटी किंगडम्स के, मतलब जमींदार की औकात आप देख लो बहुत। बाद में जब अंग्रेजन के टाइम पे जमींदार आए तो तब तशरीफ हिल गई जमींदारों की, बिकॉज जमींदारी सिस्टम जो लेकर आए थे ये वाले जमींदार, इट इज मतलब दे आर पावरफुल पीपल, ठीक है जी। ओके। अच्छा, लेकिन वो ऐसे यूज नहीं कर सकता था जब तक उसको ऊपर से वो आदेश ना मिले अपने उसको, ठीक है। ओके, दो वर्ड है, जमा एंड हासिल। हासिल कितनी, मतलब कितना अमाउंट उसने कलेक्ट करा, ठीक है। ओके, रेवेन्यू कलेक्टर जो होता था उसका नाम था आमिल गुजर। आमिल, वेरी फेमस टर्म, आमिल। अब हम आएंगे सीधा, अच्छा, इटालियन ट्रेवलर थे गियोवानी, ठीक है, जो इंडिया से गुजरे थे, उन्होंने सिल्वर के बारे में बताया है। देखो सिल्वर, रुपया, ये औरंगजेब द्वारा इशू करा गया सिल्वर रुपया, यहीं से आज हम टर्म यूज करते हैं, रुपी। भाई मतलब इसी वजह से मैं बोलता हूं कि मुगल्स का कंट्रीब्यूशन अपने में है, बिकॉज आज की आप देखो जो हम चीजें यूज कर रहे हैं, मोस्टली वही सारे वर्ड्स वगैरह आप देख सकते हो, वहीं से आ रही है वो चीजें, राइट। तो इसी वजह से उनका रोल है, इसी वजह से मुगल्स को ज्यादा पढ़ाया भी जाता है, बिकॉज उनके द्वारा यूज करी गई चीजें आज, मतलब आज हमारे सिस्टम का पार्ट है, जो उन्होंने सिस्टम बनाए थे आज भी हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आईने अकबरी, एक ये हिस्टोरिकल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोजेक्ट था बेसिकली अकबर का, जो अंडर मतलब अबुल फैजल ने करा है। अकबर ने जब अपने 42nd ईयर ऑफ रेन में, मतलब उन्होंने इतने लंबे टाइम तक रूल करा था, तो 42nd ईयर में उन्होंने प्रोजेक्ट दिया था, जिस प्रोजेक्ट में पूरा अकबर की मतलब बातचीत करी गई है कि अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, मतलब पूरा, मतलब 5 बार इसकी रिवीजन हुई है, ऐसे मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये, ठीक है। 5 बार रिवीजन के बाद फाइनली आया है। ये जो आईने अकबरी है, ये बेसिकली अब एक सब क्लासिफिकेशन मान लो अकबरनामा की। अकबरनामा क्या है, 3 किताबों को मिला के बोलते हैं अकबरनामा, उसमें से जो तीसरी किताब है दैट इज आईने अकबरी। अकबरनामा की टोटल 3 किताब, उसमें से तीसरी किताब इज
आईने अकबरी। आईने अकबरी थर्ड बुक है, वेल ऑर्गेनाइज, जिसमें मतलब सब कुछ है, मतलब ना सोशल लाइफ के बारे में है। इसके बाद ये आईने अकबरी भी फर्दर क्लासिफाइड है 5 अलग अलग पोर्शंस में, 5 अलग अलग किताबों में, समझ रहे हो। मतलब बहुत ही वॉल्यूमिनस टेक्स्ट है, मतलब इतना काम कभी किसी ने करा ही नहीं था इससे पहले जितना काम अकबर ने पर्टिकुलरली इस चीज पे करा है। ठीक है, सब कुछ है ना अकबर के एम्पायर की कल्चर, रिलीजियस ट्रेडिशन, सब कुछ ये बात बताती है। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, सोर्स ऑफ रेवेन्यू, सब कुछ आईन अकबरी हमें बताती है बच्चे, इसलिए आईन अकबरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या देखो, आइन इज देयर फॉर अ माइन ऑफ इंफॉर्मेशन। मुगल एम्पायर के टाइम पे क्या कुछ सिस्टम एग्जिस्ट करते थे, सब कुछ हमें आइन अकबरी से पता लग रहा है, आइन से पता लग रहा है। ठीक है, ये जो आइन थी ये 5 किताबों से मिली थी, बन के मिली हुई थी। आइन अकबरी जो थी खुद 5 किताबों से, जिनको हम दफ्तर से बोलते थे, 5 दफ्तर से मिलकर बनी हुई थी। पहली 3 किताब जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से डील करते हैं, लास्ट की 2 किताब कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली 3 किताब एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है जी, पहली किताब जिसका नाम था मंजिल आबादी, ठीक है, वो पूरा इंपीरियल हाउस होल्ड, उसकी मेंटेनेंस से लेके जो भी काम होते थे, पूरा राजा महाराजा वाले काम। सेकंड बुक थी सिपा आबादी, ठीक है, नाम से पता लग रहा है सिपाही सिपा, ठीक है, मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी पूरी की, सर्वेंट्स वगैरह जो रहते थे, सब कुछ था, मतलब इंपीरियल ऑफिसर्स, मनसबदार वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, मनसबदार अकबर के टाइम का कॉन्सेप्ट है, ये सब इसके टाइम पे था। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा पोइट्स, आर्टिस्ट। थर्ड बुक जो थी वो थी मुल्क आबादी। मुल्क आबादी, आप समझ रहे हो कि ये बताता है मुल्क कैसे चल रहा है। ठीक है, बेसिकली रेवेन्यू, रेट्स, अकाउंटेंट, ये इन सब लोगों के बारे में थे, क्या अपना मतलब अकाउंट है पूरा। ठीक है, ये देखो कुछ टर्मिनोलॉजीज वर्ड यूज कर रहे हैं, पूरा मतलब किस तरीके से पूरा अकाउंटिंग सिस्टम चलता था। मतलब जो आइन ने बताई है, मतलब सूबा से लेके पूरा मतलब एक एक डेप्थ तक बताया है कि किस तरीके से पूरा सिस्टम चलता था। ठीक है, 8 कॉलम्स थे, फॉर्म ऑफ टेबल्स में पूरा हुआ है। पारागंत महल जिसको बोलते थे, किला, अर्जी, ठीक है, मेजर्ड एरिया जिसको जमीन पैमुदा बोलते थे, नकदी रेवेन्यू बोलते थे, सुयारगल ग्रांट्स ऑफ रेवेन्यू इन चैरिटी, जो दान दे दिया, जमींदार, ठीक है, इन सब के बारे में बात करी गई है। ठीक है, हॉर्समैन सवार, फुट सोल्डर को प्यादा बोलते थे, एलिफेंट को फिल बोलते थे। ठीक है, तो मुल्क आबादी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन देती है इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, 4th और 5th बुक्स जो है मैंने बताया वो रिलीजियस, लिटरेसी, कल्चरल ट्रेडिशन, इन सब से बिलोंग करती है। ठीक है जी, तो पहले 3 बुक अलग, 2 बुक अलग, सब के सब आईने अकबरी के अंडर, और आईने अकबरी खुद अकबरनामा के अंडर आती है। यहां से डिटेल्ड क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी बहुत बार, यहां से डिटेल्ड क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी। देखो कुछ चीजें ये हैं जो कि इस चैप्टर से मतलब वो है। सबसे पहले बाबर आया भारत, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, और बाबर पहला राजा बना। फिर उसके बाद हुमायूं आया 1530 में, बाबर का मरने के बाद। हुमायूं के 2 टर्म है, 1530 से 1540 और 40 से 45। ठीक है, शेरशाह की वजह से बीच का ये 10 साल का गैप, मतलब 15 साल का गैप नहीं था, नहीं सॉरी, पहले आए 1530 से 40, फिर आए 55-56, ये 15 साल का जो गैप है, यहाँ पे शेरशाह सूरी ने रूल करा। ठीक है जी, फिर अकबर का टाइम पीरियड देख लो 49 ईयर्स का, फिर जहांगीर का टाइम पीरियड आया, फिर शाहजहां का आया, फिर औरंगजेब का आया, फिर नादिर शाह ने दिल्ली को लूट लिया 39 में, फिर अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हराया 61 में इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। 65 में जो दीवानी राइट्स वाला सिस्टम साइन हुआ था अंडर इलाहाबाद ट्रीटी, अगर आपको याद हो, बैटल ऑफ बक्सर के बाद। 1857 में जो मुगल एम्पायर थे लास्ट, बहादुर शाह जफर II, उनको भेज दिया गया रंगून, और मुगल एम्पायर पूरी खत्म हो गई। तो 1526 से लेके 1857 तक का पूरा मतलब मुगल एम्पायर का टाइम पीरियड है। इन चीज़ों को डिटेल मैंने अपने कोर्सेज में पढ़ाया हुआ है डिटेल में। ठीक है, तो बस यही था इस चैप्टर में। अब आते हैं मेडिवल हिस्ट्री के लास्ट चैप्टर की तरफ, हम मूव करते हैं। हाँ जी, तो हम आ चुके हैं अपने लास्ट चैप्टर तक। मेडिवल हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आने की उम्मीद रहती है। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट मुगल एम्पायर।
ठीक है, तो मुगल एम्पायर की इंपॉर्टेंस आपने पिछली बार देखी थी, आपने अकबरनामा, आइन अकबर, इन सब की बातचीत आपने कर ली थी। अब ये पूरी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पे है, किस हिसाब से मुगल एडमिनिस्ट्रेशन चलती थी। एक बड़ा चैप्टर भी है और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगी। मुगल एम्परर्स मतलब अपने आप में, मतलब मुगल एम्पायर बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। जो बोलते हैं ना भारत सोने की चिड़िया एंड ऑल, वो सब मुगल एम्पायर के टाइम पे था। और मतलब लोग ऐसे भी थे, मतलब जैसे अंग्रेजन जब आए थे 2-2 3-3 महीने उन्होंने मतलब सिर्फ एम्परर से मिलने के लिए वेट करा था। मतलब बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, चौड़ ही अलग लेवल की हुआ करती थी भाई। ठीक है, मुगल एम्परर का मानना था कि वो भगवान के नाम पे, मतलब अल्लाह के नाम पे रूल कर रहे हैं, मतलब सीधा उनका कनेक्शन वहां से था। दिस इज हाउ मतलब दे यूज टू पोजेस द थिंग्स। ठीक है, अच्छा, मुगल जो नाम है वो मंगोल से आया है। ठीक है, और मतलब ऐसा नहीं था कि ये मंगोलियंस थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप बात करो इनकी, अपने आप को तिमूर्स बोलते हैं। तैमूर जिसने इंडिया को, मतलब भारत को लूटा था, वही उन्हीं के डिसेंट्स थे ये। फादर साइड से उनकी तरफ से थे और मदर साइड से मंगोल की तरफ से थे। ठीक है, बाबर ने जानबूझ के थोड़ा सा अपना मतलब मंगोल वाली इमेज यूज़ करी थी, बिकॉज लोगों की नज़र में जो तैमूर की इमेज थी वो ख़राब थी। बिकॉज भाई अल्टीमेटली राजा को राजा तो तभी माना जाएगा जब जनता उसको एक्सेप्ट कर लेगी। तो जो बाबर थे वो चंगेज खान मदर की साइड से और पिता की तरफ से, अपने आप को मैंने बताया है सारा। ठीक है जी, ओके, तैमूर से। ठीक है, ओके। और जो मोगली वर्ड है वो भी मतलब ये मुगल से ही कहीं ना कहीं निकल कर आया है, इस टाइप की बातें भी करी गई थी। ये जो एम्पायर थी बहुत बड़ी थी, जबरदस्त पॉलिटिकल अलायंसेस हुए हैं मुगल्स में। मतलब मुगल एम्पायर, मतलब तभी तो एम्पायर बोल रहे हैं, बिकॉज इट वाज एन एम्पायर, इतनी बड़ी एम्पायर थी। मतलब एक्सपेंड करती रही बाबर से लेके भाई औरंगजेब के टाइम तक, बहुत एक्सपेंशन करा। अकबर के टाइम पे इट वाज द मोस्ट स्टेबल एम्पायर। स्टार्ट हुई थी जो जहरुद्दीन बाबर थे, वो सेंट्रल एशिया से आए थे, फारगना उनका मतलब होमलैंड था, वहां से आए थे। पहले उन्होंने काबुल पे कब्जा करा, फिर वो अपने आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में घुस गए। उसके बाद हुमायूं आए, 1530 से 1540 का शासनकाल रहा। उसके बाद 15 साल गायब रहे, बिकॉज शेरशाह सूरी ने रूल कर, मतलब सूरी डायनेस्टी ने रूल करा शेरशाह सूरी की वजह से। फिर मतलब बता दिया मैंने। फिर जो हुमायूं थे वो बेसिकली ईरान मतलब पर्शिया चले गए थे, वहां पे उन्होंने वहां के राजा से मदद ली। फिर अपने भाई को हरा के फाइनली उन्होंने 1555 में सूर डायनेस्टी को हराया, 1556 में चल बसे। फिर अकबर जी आ गए, मतलब द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मुगल मुगल एम्परर्स। उनके टाइम पे एम्पायर ने बहुत एक्सपेंशन करा। इस टाइम पे द एम्पायर वाज लार्जेस्ट, स्ट्रोंगेस्ट एंड रिचेस्ट। ठीक है, अकबर, मतलब अकबर की ही मैं सच पूछूं तो वो थी कि मतलब अकबर की ही दी हुई एम्पायर औरंगजेब तक चले गए, वरना उनमें इतना दम नहीं था। अकबर वाज द मन। ठीक है, हिंदू कुश माउंटेन से लेके मतलब वहां तक समझ सेंट्रल एशिया तक पहुंच चुके हैं, अब ईरान तक वहां तक कब्जा कर लिया है। ठीक है, इसके बाद जहांगीर आए, शाहजहां आए, औरंगजेब आए। इनके टाइम पे भी एम्पायर वाज वेरी गुड। औरंगजेब के बाद चीजें खत्म हो गई। ठीक है, जबरदस्त एक्सपेंशन इनके टाइम पे चलता रहा, जबरदस्त गवर्नेंस होती रही, फिर चीजें खत्म हो गई। ओके, 1707 में जब औरंगजेब की डेथ डेथ हुई, उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे खत्म होने लग गई। दिल्ली, आगरा, लाहौर के आसपास वाले एरिया तक कब्जा रहा। 1857 का टाइम वो है जब बहादुर शाह जफर, मतलब ऐसा बोला जाता है दिल्ली में, अगर कोई बच्चा दिल्ली का हो उसको पता होगा, मतलब रेड फोर्ट से लेके पालम तक, मतलब ये एम्पायर थी जहाँ पे इनकी चलती थी। इसके वो भी मतलब अंग्रेजन के नीचे, मतलब ये हालत हो गई थी। राइट है, ठीक है। जो क्रॉनिकल्स है, जो किताबें लिखी गई है मुगल एम्परर, वो आज के टाइम पे मतलब प्रॉपर रिटन प्रूफ है, जो हमने अकबरनामा के बारे में डिस्कशन करी है। राइट है, और काफ़ी इन्वेस्ट करा जाता था मुगल्स अपने जो ये राइटर्स वगैरह आते थे इन पे काफ़ी इन्वेस्ट करते थे। ठीक है, जैसे अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा, ये अकबर की, शाहजहां की और औरंगजेब की, मतलब उनकी लिखी गई, मतलब उन पर लिखी गई किताबें हैं। राइट है, ओके। लैंग्वेज टर्किश टू पर्शियन, भाई साहब जो मुगल से मैंने बताया टर्किश हुआ करते थे। ठीक है, बिकॉज वो वहाँ से तैमूर वाली जो साइड थी वहाँ से, बट धीरे धीरे वो चेंज होगी पर्शियन की तरफ। पर्शियन मतलब अपनी जो भी ये किताबें हैं, जो राइटिंग है, ये पर्शियन तक ले जाने में जो हाथ है वो अकबर का है। बाबर ने जो अपनी किताब लिखी थी वो टर्किश में लिखी थी। अकबर ने
पर्शियन को कोर्ट की लैंग्वेज बनाई, बिकॉज उनके कॉन्टेक्ट अच्छे थे ईरान एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ, वहां से उन्होंने पर्शियन सीखी और पर्शियन को फिर उन्होंने कोर्ट की लैंग्वेज बना दिया। पहले अकबर ने खुद पर्शियन बोलनी स्टार्ट करी, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी पूरी कोर्ट ने बोलनी स्टार्ट कर दी, फिर अब पर्शियन ही मतलब कॉमन लैंग्वेज बन गया। मराठी एंड राजस्थानी एंड तमिल इनमें भी पर्शियन यूज होने लगी धीरे धीरे। फिर हिंदुस्तानी के साथ जब पर्शियन लैंग्वेज मिली तो एक नई मतलब हिंदवी के साथ जब पर्शियन लैंग्वेज मिली तो एक नई लैंग्वेज निकल के आई, दैट वाज नोन एज उर्दू, जिसको आज हम जानते हैं उर्दू। ठीक है, मुगल उस टाइम पे अकबरनामा को जैसे लिखा गया पर्शियन में, इसके अलावा जो बाबर किताबें थी उनको भी ट्रांसलेट कर दिया गया टर्किश से पर्शियन में। इसके अलावा कुछ संस्कृत टेक्स्ट जैसे कि महाभारत रामायण, इन सबको भी पर्शियन में टेक्स्ट चेंज कर दिया गया। रज़्मनामा, महाभारत की ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ पर्शियन इज नोन एज रज़्मनामा। पेपर में प्रश्न आता है किसने महाभारत को ट्रांसलेट करा पर्शियन में, तो आप बता सकते हो कि अकबर ने करा, दैट वाज नोन एज रज़्मनामा। इसके अलावा किताब खाना, काइंड ऑफ लाइब्रेरी, वहां पे नई किताबें लिखी भी जाती थी और पुरानी चीजें स्टोर भी होती थी, किताब खाना बोलते थे बच्चे उसको। ठीक है, कैलीग्राफी मतलब सुंदरता मेंटेन करना, ये भी मतलब एक बहुत बड़ा टास्क था। ऐसे नहीं था कि ऐसे ही मतलब सुंदरता या मतलब प्रॉपर अच्छे तरीके से लिखी जाए। आप देख रहे हो तो इस टाइम पे वो शाही कलम का यूज करा जाता था, तो अच्छी तरीके से सजावटी तरीके से इस चीज को लिखे जा सके। पेंटिंग, पेंटिंग भी बहुत ज्यादा फेमस थी। दो पेंटिंग पहले से चलती आ रही थी, लेकिन पेंटिंग अपने पीक पे पहुंची है बच्चे जहांगीर के टाइम पीरियड पे। ठीक है, जहांगीर के टाइम पीरियड में पेंटिंग एकदम पीक पे थी। ओके, पेंटिंग एक्चुअली मतलब सच पूछो तो पेंटिंग जो अबुल फैजल बोलते हैं कि पेंटिंग के अंदर वो पावर थी कि नॉर्मल सी दुनिया को एक रियलिस्टिक दुनिया मतलब बनाने की पावर पेंटिंग रखती थी। बिकॉज ऐसा लगता था कि मतलब इसमें लाइफ है, जो आप लिख रहे हो उसमें लाइफ है, वो बताती थी पेंटिंग्स। ठीक है, पूरा पेंटिंग्स नॉर्मली राजा की होती थी, उसकी कोर्ट की होती थी। ठीक है, ये सब चीजें हुआ करती थी। ओके, आप इन हाईलाइटेड पोर्शन को पढ़ लेना, बाई चांस कोई चीजें छूट जाए तो। देखो ये सारी पेंटिंग्स आप देख रहे हो क्या क्या चीजों की पेंटिंग्स थी, राइट है। देखो बहुत मतलब मोस्टली जगह पे तो राजा खुद ही पेंटर्स को वो करते थे, अपॉइंट करते थे इन ऑन सैलरीज, ताकि वो मतलब प्रॉपर मतलब लिख सके, कोर्ट के बारे में बना सके। आर्टिस्ट वगैरह मतलब ईरान वीरान से स्पेशली आते थे मुगल्स के पास, बिकॉज यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, अच्छी सैलरी वैलरी दिया करते थे लोग। ठीक है, हाँ जी, जैसे मीर सैयद अली, अब्बस समद, ये लोग स्पेशली आए थे यहाँ पे। अकबरनामा एंड बादशाहनामा, अकबरनामा एंड बादशाहनामा वेल नोन क्रॉनिकल्स है, जहाँ से हमें पूरी डिटेल मिलती है। अकबरनामा के बारे में तो बहुत डिटेल हमने पढ़ी ही है। ठीक है, एज पर अकबरनामा मुगल सी कैपिटल अकबर के टाइम पे आगरा थी। ठीक है जी भाई, अरेबिक पर्शियन ग्रीक फिलोसफी से बहुत इंस्पायर्ड थे, सूफिज्म से बहुत ज़्यादा वो इंस्पायर्ड थे। उलमा, उलमा हमने डिस्कस भी करा था, सूफिज्म में जो लीडर हुआ करता था, जो रिलीजियस लीडर टाइप में हुआ करता था, उलमा। मतलब जैसे अकबर काफ़ी सेकुलर बंदे थे, लेकिन ये लोग ऑब्वियसली इनको लगता था कि अकबर मुस्लिम के साथ गलत कर रहा है, मतलब मुस्लिम मुस्लिम होना चाहिए, ये सेकुलर बंदा है, तो उलमा के अगेंस्ट भी थे। वो बातें किताबें में लिखी गई है। ठीक है, अबुल फैजल ने अकबरनामा पे लगभग 13 साल तक काम करा, बार बार इसके ड्राफ्ट बने। ठीक है, रिकॉर्ड इवेंट्स को वकी बोला जाता था, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, इन सबको ने रेफरेंस मतलब रखा। अकबरनामा को 3 पार्ट में डिवाइड करा, पहली दो पार्ट क्रॉनिकल्स से, तीसरी पार्ट आईने अकबरी थी। ठीक है जी, ओके। मतलब पूरी अकबर की पूरी साइकिल थी पहली उसमें तो, कि पहले 30 साल जन्म से लेकर 30 साल तक, दूसरी वाली जो थी उसके मतलब अगला 10 साल का वो था, और उसके बाद थर्ड जो थी पूरी आईन अकबरी, तो मैंने बताया था क्या क्या चीजें मेंशन कर रखी है। ठीक है, अकबरनामा बेसिकली पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन है अकबर के कार्यकाल की, अकबर का जो शासनकाल रहा है उसकी पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन है। आईन अकबरी में बताया गया है कि जो अकबर की एम्पायर थी उसमें बुद्धिस्ट, मुस्लिम, हिंदू, जैन सब रहा करते थे, राइट है। इसके अलावा एक थे अबुल अहमद लाहौरी, जो कि अबुल फैजल के ही मतलब फॉलोवर थे। उन्होंने लिखी थी बादशाह नामा, शाहजहां की एडमिनिस्ट्रेशन में लिखी गई थी बादशाह नामा। सेम अकबर नामा के मॉडल पे ही ये बादशाह नामा लिखी गई थी। इसके भी 3 वॉल्यूम्स है। ठीक है, दफ्तर। ठीक है, ओके। दो, इसके 2 वॉल्यूम जो थे वो लाहौरी जी ने लिखे थे, राइट है। उसके बाद सदुल्ला खान ने, जो इस शाहजहां के वजीर थे, उसको थोड़ा सा इन्होंने चेंज करा था। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो कि सर विलियम जोन्स ने फाउंड करी थी 1784 में, उन्होंने ये सारी जो किताबें थी इसको ट्रांसलेट करना स्टार्ट करा था इंग्लिश में। ठीक, अकबरनामा और बादशाहनामा के एडिटेड वर्जन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने पब्लिश करे हैं। अकबरनामा को ट्रांसलेट करा गया इंग्लिश में बाय हेनरी बेवरेज, ठीक है, बाय हेनरी बेवरेज अकबरनामा को ट्रांसलेट करा गया, ठीक है। ओके, पादशाहनामा को पूरा ट्रांसलेट इंग्लिश में आज तक नहीं करा गया है, कुछ कुछ पार्ट्स इसको ट्रांसलेट कर लिए गए हैं, ठीक है। राजा की काफी पावर दिखाई गई है, ठीक है। जैसे मतलब अबुल फैजल ने मुगल एम्परर को बोल मतलब हाईएस्ट रैंक दी है, कि मतलब ऐसा बोला है कि जैसे मुगल एम्परर को सीधा जो है राजा से लाइट पड़ रही है, ठीक है। फर ए इजादी, ठीक है, इस टाइप की मतलब बातें बोली गई हैं। बारिश की मतलब बहुत इसमें इस चैप्टर में एक्चुअली सच पूछो तो बहुत ज्यादा डिटेल है, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड यूज हुआ है दैट इज नोन एज सुलह कुल, ठीक है। अकबर के टाइम पे ऐसा मतलब बोला गया है इस किताब में कि अकबर चाहते थे सुलह कुल फॉलो, मतलब सारे धर्म वगैरह आपस में एक साथ मिल बांट के मतलब अच्छे से रहे, ना कि कोई मतलब धर्म के नाम पे लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट का नाम था सुलह ओ कुल, ठीक है। मतलब इन इसी को ध्यान में रखते हुए अकबर ने जिजिया टैक्स और पिलग्रिमेज टैक्स, जो कि रिलीजियस टैक्स थे बेसिकली, मतलब नॉन मुस्लिम्स को देने पड़ते थे, उसको हटा दिया। जिजिया टैक्स हटाया अकबर ने, उसके बाद औरंगजेब ने इसको दोबारा लगा दिया था बच्चे, औरंगजेब ने इसको दोबारा लगा दिया था, ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ वर्ड, हाँ जी, मतलब अब्बुल अफजल ने बोला कि जो अपना एम्परर था उसको चार मतलब जनों को मतलब प्रोटेक्ट करना होता था, लाइफ, लोगों की लाइफ को, लोगों की प्रॉपर्टी को, उनके नाम को, उनके फेथ को, दीन, दीन इज फेथ, ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करना राजा की जिम्मेदारी हुआ करती थी। ये मतलब उसका कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से था, राजा की जिम्मेदारी बनती थी इस चीज को प्रोटेक्ट करना, राइट है। चलो जी, कैपिटल की बात करते हैं। बाबर ने लोधी डायनेस्टी, आपको पता है जो आगरा थी वो लोधी डायनेस्टी ने फाउंड करी थी, सिकंदर लोधी ने, ठीक है। तो आगरा उनकी कैपिटल थी। बाबर टुक ओवर द लोधीज कैपिटल आगरा, ठीक है जी। उसके टाइम पे मतलब 4 साल तक रहे थे बाबर, आगरा पे ज़्यादा काम उन्होंने नहीं करा। और 1560 में अकबर ने जाके फोर्ट ऑफ आगरा बनवाया। उसके बाद 1570 में अकबर ने फतेहपुर सिकरी, जो आपने अगर मूवी देखी हो जोधा अकबर, वो दैट वो कम सारे के सारे सीन वो फतेहपुर सिकरी के हैं बच्चे, सारे के सारे सीन फतेहपुर सिकरी। और फतेहपुर सिकरी बेसिकली अजमेर रोड पे लोकेटेड थी। एक मेन रीज़न था इसका, बिकॉज जो आपको पता होगा जो मैंने वो चिश्ती बताया था, उनकी दरगाह पे जाते थे अजमेर, इसलिए मतलब एक रीज़न ये भी था कि फतेहपुर सिकरी उन्होंने अजमेर रोड पे मतलब जो है वो बनाई थी। वो अपने मतलब शेख सलीम चिश्ती से इतने ज़्यादा वो थे, इम्प्रेस थे, कि उन्होंने अपने फतेहपुर सिकरी में एक वो उनकी दरगाह बनाई है, वाइट मार्बल से उनकी दरगाह बनाई है। इसके अलावा फतेहपुर सिकरी में अगर आप देखोगे तो बुलंद दरवाज़ा है। बुलंद दरवाज़ा ये याद दिलाता है अकबर की गुजरात विक्ट्री का, गुजरात विक्ट्री का। उसके बाद 85 में अकबर ने कैपिटल शिफ्ट कर ली थी लाहौर, ठीक है, बिकॉज उधर उनको कब्जा करना था, उधर उनको लड़ना था। 1648 में कोर्ट, आर्मी एंड हाउस होल्ड आगरा से आ गई थी सहजानाबाद। सहजानाबाद दिल्ली के पास मतलब बनाई गई कैपिटल थी सहजानाबाद, ठीक है। जो रेड फोर्ट वाला एरिया है, चांदनी चौक वाला एरिया है, दिस वाज नोन एज सहजानाबाद। मस्जिद वस्जिद वहाँ पे सब कुछ बनाया गया। चांदनी चौक वाला पूरा एरिया जो है दैट इज नोन एज सहजानाबाद। वहाँ पे अच्छा मुगल कोर्ट में एक होता था तख्त, ठीक है, जहाँ पे मतलब राजा बैठता था, उस पर कैनोपी हुआ करती थी। मतलब वो मतलब जैसे सन से, जैसे राजा को वाया कैनोपी, सन से सारी वो लाइट आ रही है, गॉड की लाइट आ रही है, इस टाइप की बातें थी, ठीक है। एक राजा को वो करने के लिए मतलब ग्रीट करने के लिए भी अलग अलग पोजीशन हुआ करती थी। सिजदा जो झुक के वो झुका जाता है ना, जिल्ले उलाई आपने देखा होगा, जिल्ले उलाई एक वो थी कि मतलब ग्राउंड को भी किस करा जाता था। बलबन के टाइम पे आपने पढ़ाया था मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में, बलबन के टाइम पे तो राजा के पैरों को चूमते थे, ठीक है। तो इसको बोलते थे, जो किसिंग द ग्राउंड को बोलते थे जमीनो बोस, ठीक है। एक होता था पैदोस, पैर को चूमना, सिजदा झुकना, ठीक है। अब किसके सामने किसको कैसे सैल्यूटेशन दी जा रही है, उससे पता लगता था कि उस बंदे की मतलब औकात क्या है। जो भी बाहर से बंदे आते थे, एम्बेसडर आते थे किसी और जगह के, जैसे देश के, तो वो लोग राजा को ऐसे ग्रीट करते थे, ठीक है, किस करते थे, ये सब चीज़ें ज़मीन को। थॉमस रो जो कि अंग्रेजन आए थे, जो कि जेम्स वन के एनवॉय थे, जहांगीर के सामने आए थे,
तो उन्होंने मतलब सिर्फ नॉर्मली यूरोपियन स्टाइल में झुककर नमस्ते कर दी, प्लस में बैठने के लिए चेयर मांग ली। तो मतलब कोर्ट में ऐसा हो गया था, हा 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 ये क्या मांग ली, मतलब राजा के सामने बैठने की हिम्मत कर दी चेयर पे, वो भी किसी एम्बेसडर ने, मतलब इस टाइप की चीजें थी। राइट है। राजा का दिन स्टार्ट होता था, पहले अपनी प्रेयर करता था, उसके बाद तो स्मॉल बालकनी होती थी जहाँ पे वो झरोखा, झरोखा मतलब लोगों को बेसिकली अपने दर्शन देना, झरोखा तो मतलब वही तो बता रहा हूँ ना, गॉड की लाइट सीधा राजा पे आ रही है, तो राजा ही लोगों के लिए भगवान हो गया, तो लोग दर्शन लेने आते थे बच्चे। मतलब जैसे मान लो कोई महिला परेशान है, अपने बच्चे को, उसको परेशानी है, तो मतलब दर्शन करने आते थे राजा के। तो दिस इज हाउ मतलब इनका दिन स्टार्ट होता था। झरोखे के बाद वो जाते थे बच्चे दीवाने आम, जाते थे दीवाने आम जहाँ पे वो आम जनता से मिलते थे, फिर जाते थे दीवाने खास जहाँ पे अपने मिनिस्टर लोग से मिला करते थे वो। राइट है। दीवाने आम दीवाने खास ये बने हुए बच्चे फतेहपुर सीकरी में। आपने जोधा अकबर मूवी देखी हो तो उसमें दिखाई भी गया है, वेडिंग वेडिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट करती थी, दारा शिकोह की वेडिंग दिखाई गई है। ठीक है, पूरी की पूरी वेडिंग जो है प्रिंसेस जहानारा ने मतलब ऑर्गेनाइज करी थी। ठीक है, पूरा इसका एग्जीबिशन दीवाने आम दीवाने खास से मतलब जबरदस्त तरीके से दिखाया हुआ है कि पूरा कि किस तरीके से वेडिंग वेडिंग वो करी थी। बाकी आप हाईलाइटेड पार्ट पूरा पढ़ना। ठीक है, इसके अलावा जो राजा थे वो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते थे, मतलब नवरोज फेस्टिवल जो कि पारसियों का फेस्टिवल है, ईरानियन न्यू ईयर। ठीक है, ये सब फेस्टिवल करा करते थे। इसके अलावा जो नॉर्मल फेस्टिवल्स होंगे खुद के, वो तो फेस्टिवल करा करते थे, होली दिवाली भी सेलिब्रेट करा करते थे। अच्छा, इसके अलावा मुगल अथॉरिटी में मतलब टाइटल देना एक बहुत ही फेमस मतलब वो था, टाइटल दिया जाता था, टाइटल अश्व खान। ये वन ऑफ द हाईएस्ट मिनिस्टर, ये अश्व एक लीजेंडरी मिनिस्टर थे। ठीक है, उनको दिया गया। ठीक है, बिकॉज अश्व द लीजेंडरी मिनिस्टर ऑफ प्रोफेट किंग सुलेमान। ठीक है, वहां से आया था ये टाइटल अश्व खान। ठीक है, एक था मिर्जा, मिर्जा राजा, ये औरंगजेब ने दिया था अपने दो हाईएस्ट रैंक ऑफिसर्स को, जय सिंह एंड जसवंत सिंह को। ठीक है, कुछ टाइटल ऐसे थे जो पैसे दे के लिए जा सकते थे। ठीक है, और 1 लाख रुपए दो मिल जाएगा, जैसे मीर खान। बाद में इसमें एक और लेटर ए ऐड कर दिया गया, तो इट वाज नोन एज अमीर खान। ठीक है, इसके अलावा रोब ऑफ ऑनर खिलत बोलते थे उसको। इसके अलावा वन गिफ्ट द सरप्पा हेड टू फिट। ठीक है, ये गिफ्ट था, एक टर्बन पटका दिया जाता था, ज्वेलरी दी जाती थी गिफ्ट में। मतलब जो राजा द्वारा गिफ्ट वगैरह दे दिए गए वो मतलब समझ रहे हो, मतलब वो बहुत बड़ी चीज होगी। पद्मा मुरासा ज्वेलरी। ठीक है, थॉमस रो, अच्छा राजा को भी गिफ्ट देते थे। ठीक है, जैसे थॉमस रो ने एक रिंग दी थी राजा को, उसको वापस लौटा दी थी जहांगीर ने, कि वो क्योंकि वो सिर्फ 400 रुपए की थी। इतने सस्ते गिफ्ट आप राजा को नहीं दे सकते थे। हरीम जो टर्म है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस थी मुगल्स में। हरीम जो टर्म यूज़ करी जाती थी बच्चे, वो ऐसे यूज़ करी जाती थी, जो भी मुगल हाउस होल्ड है, ठीक है, जो मुगल जो मतलब राजा है, जो उसकी वाइफ है, उसके रिलेटिव है, उसकी बहन है, बेटी है, बेटा है, अंकल है, आंटी है, फीमेल सर्वेंट्स है, स्लेव्स हैं, उन सब के लिए वर्ड यूज होता था हरम। ठीक है, इसके अलावा मैट्रिमोनियल जो अलायंसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा थे बिटवीन राजपूत एंड मुगल्स, आपने सुना ही होगा, काफ़ी ज़्यादा वो थे। अच्छा, जो लेडीज़ वगैरह अच्छा इसमें देखो, कहीं पे मैंने लिखा था, कहीं पर तो कुछ लिखा था, चलो देख लेता है अगर लिखा हुआ तो। अच्छा, राजा की जो बीवियाँ होती थी उनमें डिस्टिंक्शन था। कुछ राजा की बीवियाँ आती थी मतलब अमीर फैमिलियों से, दूसरे राजा की बेटी उनको बेगम बोलते थे। जो नॉर्मल लड़कियों से शादी राजा करता था उसको अगहास बोलते थे, जो कि नॉर्मल थी। बेगम की वैल्यू ज़्यादा होती थी और उसकी कम होती थी। बेगम से शादी वादी करने के टाइम पे तो मतलब प्रॉपर लैंड वैंड भी ट्रांसफर करी जाती थी, डावरी जिसको डावर महर मतलब समझ रहे हो, वो सब प्रैक्टिस होती थी। अगहास की थोड़ी सी औकात कम होती थी, बिकॉज वो मतलब रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करती है। कुछ कुछ अगहास बेगम तक प्रमोट भी हो सकती थी। इनको सबको मंथली अलाउंसेस मिलते थे, कैश में, गिफ्ट्स में, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस। बेगम है तो उसको ज़्यादा मिलेगा, अगहास है तो उसको कम मिलेगा। ठीक है, ये सब सिस्टम होते थे। इसके अलावा वाइफ्स के अलावा मेल एंड फीमेल स्लेव्स भी हुआ करते थे। स्लेव्स ख्वाजा सरा। ठीक है, मतलब ये भी स्लेव्स भी हुआ करते थे। ठीक है, इसके अलावा घर के अंदर काम करने के लिए गार्ड, सर्वेंट, ये सब उनकी भी अलग औकात होती थी। जो मतलब राजा के घर के अंदर काम करता था उसकी औकात काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। अच्छा,
नूरजहां के बाद मुगल जो क्वींस थी या प्रिंसेस थी, उन्होंने भी काफ़ी कुछ कंट्रोल मतलब ले लिया। शाहजहां की बेटी थी जहांआरा रोशनारा, उनको मतलब प्रॉपर एनुअल इनकम मिलती थी, जो कि बड़े बड़े मनसबदार के बराबर होती। मनसबदार हायर रैंक ऑफिसर हुआ करते, उनके बराबर होती थी। जहांआरा को रेवेन्यू मिलता था सूरत के पोर्ट का, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा पैसा मतलब वहाँ मिलता था। उसको जहांआरा लगाती भी थी। जहांआरा ने बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स में काम करा है शाहजहाँ के साथ। जो शाहजहानाबाद दिल्ली जो बनाई, उसमें जहांआरा ने काफ़ी मतलब काफ़ी कुछ वो करे। जैसे चांदनी चौक का पूरा बाजार जो है वो जहांआरा द्वारा वो करा गया था, पेंट करा गया था। मतलब पेंट कह रहा हूँ मैं, पूरा मतलब क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर डेवलपमेंट पूरी जहांआरा द्वारा करी गई थी। इसके अलावा डोमेस्टिक वर्ल्ड जो है हुमायूं नामा किताब थी, जो कि गुलबदन बेगम कौन थी? ये बाबर की बेटी, हुमायूं की बेसिकली सिस्टर, ठीक है, ये थी। इन्होंने लिखी है। उसमें काफ़ी कुछ मतलब इंटरनल फैमिली के बारे में काफ़ी कुछ बताया हुआ है जो उन्होंने लिखी है, हुमायूं नामा जो लिखी है, राइट है। ऑफिसर्स ऑफ मुगल्स वर डिस्क्राइब्ड एज बुके ऑफ फ्लावर्स, गुलदस्ता, ठीक है, जो मतलब मिल के मतलब राजा को मतलब संभाले हुए हैं, ठीक है। इतनी इज्जत उनको दी जाती थी। इसके अलावा राजपूत्स और इंडियन मुस्लिम्स, ये भी लोग मुगल कोर्ट के मतलब पार्ट हुआ करते थे। पहले राजपूत राजा भरमल भरमल खावचा, अंबर के राजा, जिनकी बेटी से अकबर ने शादी भी करी, ठीक है, वो उनकी कोर्ट के पार्ट बने। इसके अलावा बहुत ही फेमस राजा के अकबर राजा के वो क्या नाम है, राजा टोडरमल, जो कि खत्री कास्ट से बिलोंग करते थे, ठीक है, वो अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे। इसके अलावा नूरजहां के टाइम पे ईरानी काफ़ी आगे थे। नूरजहां थी उसके टाइम पे उसके क्या नाम है, कौन था उसका बेटा, सलीम का टाइम पे थी, ठीक है। मनसबदार्स हुआ करते थे, मनसबदार्स ऑफ 1000 जथ और अबव रैंक। मतलब जैसे होता था मनसबदारी सिस्टम, क्या था मैंने पढ़ाया भी है। जैसे कोई एक एरिया है, उस एक एरिया की पूरी सारी जिम्मेदारी दे दी किसी एक बंदे को, वो उस एरिया का राजा है, ठीक है। लेकिन वो अकबर की कोर्ट में मनसबदार है, जनता के लिए वो वहाँ का राजा है, अकबर की कोर्ट में मनसबदार है। वो मनसबदार एक हाई रैंक ऑफिसर हुआ करता था अकबर की कोर्ट में। तो मतलब अकबर को कोई मतलब नहीं वहाँ पे क्या चल रहा है उसका, मतलब ज़्यादा उसको वो नहीं करेगा, मतलब ऐसा तो नहीं, बिल्कुल मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन द पॉइंट इज कि उसको सिर्फ 1000, 2000, 3000, 10,000 ऐसे इतनी आर्मी मेंटेन करनी होती थी फॉर मुगल राजा, ठीक है। बाकी टैक्सेशन वैक्सेशन सब वो लेगा। मतलब मनसबदारी सिस्टम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सिस्टम था। और जितने भी राजपूत लीडर वीडर जो अपने राजा वाजा सुने हैं ना, मोस्टली जो मुगल्स के साथ थे, वो मुगल्स के मनसबदार हुआ करते थे, ठीक है। तो मनसबदारी एक रैंक थी, और वो भी अलग अलग उससे दी जाती थी। मतलब ऐसा नहीं कि हर मनसबदार बराबर था। जितने वो मतलब क्या नाम है, जितने लोगों की फौज वो रखता था, उसके हिसाब से उसकी पोजीशन और ये सब हुआ करती थी। और मनसबदारी भी ऐसा नहीं कि कोई भी मनसबदार बन जाएगा। पहले अगर आपको मनसबदार बनना है तो आप राजा को कुछ पेश करोगे, दैट इज नोन एज पेशकश। इसके अलावा आप कैपेबल भी होने चाहिए, ऐसे नहीं, मतलब आप कैपेबल भी होने चाहिए, यूं ही आप मनसबदार नहीं। मतलब प्रॉपर एक कंपटीशन टाइप में हुआ करता था मनसबदार बनने के लिए, ऐसे नहीं, ठीक है। इसके अलावा और भी मिनिस्टर थे, जिसका नाम था, एक था दीवान ए आला, ठीक है, जो फाइनेंस मिनिस्टर बोला जाता था। इसके अलावा था सदर ए सुदुर, जो कि मिनिस्टर ऑफ ग्रांट्स था, ठीक है, या फिर इसी को मदद ए मिशास बोलते थे, इंचार्ज ऑफ अपॉइंटिंग लोकल जजेस और काजीज, ठीक है। ये मिनिस्टर मिलकर मतलब ये एडवाइजरी बॉडी हुआ करती थी राजा की, ठीक है। इसके अलावा नोबल स्टेशन एट द कोर्ट, इसको बोला जाता था तैनात ए रकाब। मतलब ये टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। मीर बख्शी, मीर बख्शी सुपरवाइज द कोर्प्स ऑफ द कोर्ट, ठीक है। मीर बख्शी जो उनका कमांडर हुआ करता था, ठीक है। इसके अलावा फरमान, इंपीरियल ऑर्डर बोलते थे फरमान, एजेंट्स को बोलते थे वकील, ठीक है। इसके अलावा अखबारियत ए दरबार ए मुल्ला, ठीक है, ये जो मतलब बेसिकली काइंड ऑफ न्यूज़पेपर, अखबार वर्ड यहीं से आया है, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन रखता था कि क्या चल रहा है कोर्ट में, क्या हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा फुट रनर्स, जो मैंने बताया था, पोस्टल सिस्टम जो मैंने शायद एंशियंट में बताया था, कासिद और पथमार, उनको बोलते थे फुट रनर्स को, जो एक चौकी से दूसरी जगह चौकी जाते थे, देवर नोन एज फुट रनर्स, ठीक है। इसके अलावा ये तो होगी सेंट्रल लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप स्टेट मतलब प्रोविंशियल लेवल पे जाओ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो जो अपनी पूरी एम्पायर थी वो सूबाज में डिवाइड हुआ करती थी, ठीक है, जिसपे मतलब कोरोस्पोंडिंग उनके दीवान, बख्शी और सदर हुआ करते थे, ठीक है। जो उस
प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता था उसको सूबेदार या गवर्नर बोलते, जो सीधा एम्परर को वो करता था, क्या नाम है, रिपोर्ट करता था। सरकार जिसमें सूबाज डिवाइडेड थे, जिनकी खुद की अपनी कंटिजेंट हुआ करती थी, उनकी खुद की अपनी कैवलरी हुआ करती थी, ठीक है। पारागाना सब डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। अच्छा, इसमें कानूंगो जो कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को वो रखता था, कानूंगो चौधरी जो रेवेन्यू कलेक्शन करते थे, काजी जो जज हुआ करता था। ये सब हो गए लोकल लेवल पे, समझ रहे हो, वो थी सेंट्रल लेवल पे, अब चली गई लोकल लेवल पे। इसके अलावा टाइटल्स देखो, शेर शाह किंग ऑफ किंग्स, ठीक है। इसके अलावा और क्या, शाहजहां किंग ऑफ द वर्ल्ड, इस टाइप के टाइटल आपने देखे होंगे, काफी लिए हैं। ये सफदवी एंड कांधार के बारे में है कि भाई सफनवी एम्पायर बेसिकली उधर वाली एम्पायर है, ईरान वाली एम्पायर है, ठीक है, जिनके साथ ये क्या था, ओटोमन एम्पायर, जो कि अपने अरबिन वाला मामला है, टर्किश वर्किश, ठीक है। यहाँ पे मतलब ट्रेड एंड पिलग्रिमेज काफ़ी फेमस था ऑब्वियसली। मक्का जो कि पॉपुलर पिलग्रिमेज प्लेस है, तो उनके साथ उस टाइप के मतलब रिलेशंस मेंटेन करे गए थे। सफनवेद एम्पायर बताया मैंने, ईरान वाली एम्पायर है, अफगानिस्तान ईरान वाली जो एम्पायर उधर। और कुछ बचा है, हाँ, रिलीजन को लेके बात है। इबादत खाना है फतेहपुर सिकरी में। इबादत खाना एक ऐसी जगह है जहाँ पे अकबर जो है रिलीजियस डिस्कशन करता था। अकबर मैंने बताया जैसे कि एक सेकुलर राजा था, वो तो मतलब वो डिस्कशन करा करता था हिंदू मुस्लिम जैन पारसी क्रिश्चियन सबके साथ, वो देखता था मतलब हर रिलीजन क्या कहता है, ठीक है। मतलब वो इस्लाम धर्म से निकल के बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देता था। ऐसा नहीं था सिर्फ इसी वजह से उनके क्रिटिक्स बहुत थे, इसी वजह से उनके क्रिटिक्स बहुत हुआ करते थे, बिकॉज उनका मानना था कि भाई सब ये इस्लाम धर्म को इसको प्रमोट करना चाहिए, करता नहीं है प्रमोट, ठीक है। एक साथ मुल्ला बदूनी करके है, वो क्रिटिक है इनके, बहुत स्ट्रॉन्ग थे क्रिटिक। अच्छा चलो जी, गुलबदन बेगम ने लिखी हुमायूं नामा 1587 में, ठीक है। बाबर की जो किताब लिखी गई थी बाबर नामा, उसको पर्शियन में ट्रांसलेट करा गया। अबुल फैजल ने लिखी अकबर नामा इस टाइम पीरियड में। जहांगीर नामा 16, लाहौरी ने बादशाह नामा के पहले 2 दफ्तर, पहली 2 किताबें, ठीक है। ओके जी। मोहम्मद वारिस ने शाहजहां नामा लिखी, ठीक है जी। आलमगीर नामा औरंगजेब की हिस्ट्री जिसको लिखा मोहम्मद काजिम ने। दीज आर इंपॉर्टेंट बच्चे, फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द मेडिवल हिस्ट्री पार्ट। पूरा हमने मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट कर दिया है। ये एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज थी, पूरा का पूरा एनसीईआरटी हमने पढ़ लिया है। मेडिवल हिस्ट्री भी एंशिएंट हिस्ट्री के साथ साथ यहाँ से क्वेश्चंस अगर आते हैं, मेरे हिसाब से जितने भी मिनट की ये वीडियो बनी है, मेरे हिसाब से यहाँ से क्वेश्चंस फंसेंगे और जो अगर मुश्किल क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से आएंगे। तो आई वुड रिकमेंड कि आपने मुझसे कहीं और से पढ़ रखा है, किसी से पढ़ रखा है, इन वीडियोज़ को जरूर देखें। ये पीडीएफ में कंबाइंड आपको दे दूंगा, इन पीडीएफ्स को जरूर आप रेफर करें और सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट पढ़ ले। मैंने आपके लिए इतना कर दिया, सिर्फ हाईलाइट कर दी चीज़ें वो पढ़नी है। मतलब ओवरऑल आपको सिर्फ 15% ही एनसीईआरटी पढ़नी है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़नी। सारी मैंने आपके लिए इतनी छोटी सी समराइज फॉर्म एक तरीके से आपको मिल गई है ये, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा मदद मिली होगी इस एनसीईआरटी सीरीज से। तो एक तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक ना करा हो, और इस टाइप की बेहतरीन सीरीज में बनाता रहूँ तो भाई प्लीज़ कीप मोटिवेटिंग मी, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच बच्चे। जय हिंद, जय भारत।